बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की 4th एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपका भी भरपूर रिस्पांस हो और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अभी मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई है। मेरे ना कल से बहुत ज़्यादा दाढ़ों में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है। पता नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना है मैंने, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा डॉक्टर के पास भी जाने का। तो पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। बस दुआ करें मैं शादी से पहले पहले सेट हो जाऊँ। बाकी यार रिस्पॉन्स दें, मैं आपको कह के मैं थक गई हूँ, आप लोग नहीं बदले। तो आए एपिसोड रीड करते हैं। अगर सर ऐसी बात है तो आप सैरबानो पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सर आप तो ख़ुद एक फ़ौजी हैं। ब्रीज़े को वहाँ से निकालने के लिए टीम ही काफ़ी है। जाकर हयात उलझन भरी नज़रों से सैयद असगार अलवी को देखने लगा। वो सब भी ठीक है, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है वहाँ से ब्रीज़े को निकालना, मगर कुछ ऐसे बड़े मगरमच्छ भी हैं जो ना सिर्फ अलर्ट हो जाएंगे बल्कि जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं वो भी रूपोश हो जाएंगे। ब्रीज़े की सेफ्टी के लिए मुझे काम करना पड़ा। वो सैयद ख़ानदान की बेटी, इसका खून सस्ता नहीं कि कोई भी बहा दे। हमारे लिए पैसा इतना अहम नहीं जितना इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। ओके सर, अब मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। गुड, वैसे भी आप बहुत समझदार और ज़हीन है, ऐसे ही तो मैंने आपको नहीं चुना इस काम के लिए। सैयद असगार अलवी धीरे से मुस्कुरा दिया। ये तो आपकी करम नवाजिश है सर। जाकर हयात ने मशकूर नज़रों से सैयद असगार अलवी को देखा। टू 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 सैयद असगार अलवी के मोबाइल पर मैसेज की टून बजी। उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया। ये लो, शबनम का मैसेज आ गया। वो अहमद रेस्टोरेंट में है, तुम जाओ, मगर ध्यान रहे वो तुम्हारा चेहरा देखने ना पाए। ये काम जितना खुफिया हो इतना ही बेहतर है हमारे लिए, हमारे वतन के लिए। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ। वो सल्यूट मारकर वहाँ से निकला। सैयद असगार अलवी ने मोबाइल ऑफ़ किया और खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद सैरबानो ब्रीज़े को लेकर बाहर आ जाएगा। इसने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी देखी, फिर अपनी गाड़ी की चाबी मोबाइल उठा के अपने रूम से बाहर आ गया। सैरबानो को 50-70 ख्वाजा सरा इस 400 गज़ के बंगले में लेकर पहुँचा था। हाय हाय, हमें तो खबर भी ना हुई कि यहाँ हमारा एक साथी भी पैदा हुआ है। नजम गुल ने हिलते जुलते ताली बजाते सुनीता बाई से कहा। अब क्या अपनी तवाइफ शादियों के साथ हमारे साथी से भी मुजरा कराओगी? सैरबानो ने सुनीता बाई के शाने पर हल्का सा हाथ मारा। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों को यहाँ घुसने किसने दिया? अज़ाबिला शोर शराबे की आवाज़ सुनकर नींद से उठ कर आई थी। हाय, तुझे नज़र नहीं आता कि हम सब हिजड़े हैं? इनमें से एक और ख्वाजा सरा चीख के मगर ज़ोर से कहका लगाते हुए बोला। अज़ाबिला से घूर के रहेगी। सुनीता बाई, ये सब क्या तमाशा है? अज़ाबिला ने सुनीता बाई से ज़रा गुस्से में कहा। मैं तो खुद ना जानूँ। इसने भी लाइल्मी का इजहार किया। इस बंगले की सारी लड़कियां वहाँ जमा हो गई थी। सैरबानो ने सबको देखा। कुछ लड़कियां तो मज़े ले रही थी, कुछ अंगश्ते बंदा और कुछ हैरत की मिली जुली कैफियत में थी। आखिर इन लोगों को पता कैसे चला? एक लड़की दूसरी लड़की से चुपके से कान में सरगोशी कर रही थी। क्योंकि हमारी सूंघने और महसूस करने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। हमें पता चल गया कि यहाँ हमारे कबीले का एक बच्चा पैदा हुआ है। सैरबानो ने इस लड़की की सरगोशी सुन ली। क्या बात है भाई? दूसरी लड़की ने दाँत तलब नज़रों से सैरबानो को देखा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? इतने सारे तादाद में इन ख्वाजा सरा को देखकर अज़ाबिला को होल उठने लगे। हाय हाय बन्नो रानी, अभी तक तुझे पता ही नहीं चला कि हम क्या चाहते हैं? एक दूसरे ख्वाजा सरा ने अज़ाबिला की थोड़ी पर हाथ रखा। डोंट टच मी, हटाओ अपने नापाक और गलीज हाथ मेरे चेहरे से। अज़ाबिला ने एक झटके से इसका हाथ झटका था। कहना कौन पे? तेरे वरी गलीज औरत कहती भी किसी होर नूं, लानती औरत। तुम तो बुरा ही मान की बन्नो रानी। इसने अपने दांत चमकाए थे। और तुम तो हमें इस तरह नापाक और गलीज बोली जैसे खुद बड़ी पारसा ने एक बीबी माँ सदके जाए। बहुत बहुत परफेक्ट जवाब देता। इन्हीं ख्वाजा सरा की फ़ौज में से एक और आवाज़ उभरी। अरे हम तो जो करते खुलेआम सीना पीट के और ताली बजा के दिन के उजाले में करते। तुम्हारी तरह थोड़ी कि रात के अंधेरे में एक दिन किसी के साथ तो दूसरी रात किसी और के साथ रातें गुजारती हो। नजम गुल ने ताली बजा के अपना सीना पीट के अज़ाबिला को करारा सा जवाब दिया। अज़ाबिला नहायत बुरी तरह से घूरा। सही गल है। नजम गुल छा गया। नजम गुल हंसते तालियां बई। नजम गुल, तू क्यों बुरा मानता है? जैसे ये नाचना गाना हमारा पेशा, इसी तरह ये इनका पेशा। बस हम बच्चों की पैदाइश पर रक्स करते हैं और ये लोग बच्चों के बाप के लिए, इनका दिल बहलाने, इनकी जेब हल्की करने के लिए नाचती गाती हैं। सैरबानो ने नजम गुल के हाथ पर ताली मार के कहकर लगाया। गार्ड्स! अज़ाबिला पूरी ताकत से चीखी कि इसके गले और दिमाग की हरी नीली रसें उभरी थी। इतनी ज़ोर से मत चीखो, चेहरा बाहर आ जाएगा। एक और मनचले ख्वाजा सरा ने टुकड़ा कसा। इस महल के सारे गार्ड्स एक फ़र्द इस बड़े से मगर बेइंतहा खूबसूरत हालनुमा कमरे में जमा थे। सैरबानो ने सबको देखा और नजम गुल को इशारे में जो कुछ कहा वो अच्छी तरह समझ गया। देखो, तुम लोग जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। सुनीता बाई ने लोगों के आगे हार मान ली थी।
याहू शुरू करो। सबने नाचना गाना शुरू कर दिया, बल्कि अपने साथ साथ इन सब लड़की और गार्ड्स को भी नचाया था। सभी इंजॉय कर रहे थे। इज़ाबेला खुद अंदर गई और इस एक हफ्ते के बच्चे को माँ से ज़बरदस्ती खींच के ले आई ताकि इनको दे दे और सबको यहाँ से दफ़ा करे। मगर बच्चे के हाथ में आते ही इन सब ने ज़ोर ज़ोर से नाचना गाना शुरू कर दिया। इस महल में आज ख्वाजा सराय का रक्स था। बाहर गुलाब और मोती के फूल बेचने वाले भी महल के अंदर आ गए। इससे सहरबानो का काम और ज़रा आसान हो गया। कौन सा ऐसा शख्स था जो झूम नहीं रहा था, सवाए इज़ाबेला और सुनीता बाई जो एक साइड पर बैठी गुस्से से बल खा रही थी। सहरबानो अपने कुछ साथियों के हमरा बरीज़े को वहाँ से निकालने में बिलाकर कामयाब हो ही गया। बरीज़े को गोद में उठाए वो बाहर निकला। गली पूरी सुनसान थी। किसी का भी इस जानिब ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि अंदर नजम गुल ने वो हंगामा, वो शोर शराबा, नाचना गाना किया हुआ था कि वहाँ किसी का भी बरीज़े की तरफ ख्याल ही नहीं गया। कुछ ही फासले पर सैयद अस्कार अलवी की पराडो खड़ी थी। वो सब इस गाड़ी की जानिब बढ़े। सैयद अस्कार अलवी ने सहरबानो को आते देखकर तेरी से पीछे का दरवाज़ा खोला था। सहरबानो ने बरीज़े को जल्दी से गाड़ी की सीट पर लटा दिया। और साहब जी, मैंने अपना वादा निभा दिया। शुक्रिया। सैयद अस्कार अलवी ने मशकूर नज़रों से सहरबानो को देखा। ज़िंदगी में अगर कभी भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मुझसे कहना। हाँ कहूँगी। इस महल में मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी हैं, मगर आज पहली बार इस लड़की को देखा। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया की बात सी नहीं है। सहरबानो ने बहुत दुख भरी नज़रों से पीछे बेसुध लेटी बरीज़े को देखा, जिसका चेहरा इसने पूरी तरह से छुपा दिया था। मैं एक बार फिर तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सहरबानो कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। सैयद अस्कार अलवी ने झुककर एक बार फिर सहरबानो को शुक्रिया अदा किया। अब आप शर्मिंदा करते हो साहब जी। मैंने तो वो किया जो अगर तुम्हारे बारे में कोई भी जानता वो यही करता, क्योंकि तवाइफ़ों के इस महल में, इस जगह, इस मासूम सैयदजादी का कोई काम नहीं। बेचारे को यहाँ के वहशी दरिंदे अपनी हवस तले रोन डालते। सहरबानो ने नहायत नफरत से सुनीता बाई का जिक्र किया। अच्छा, अब तुम निकलने की करो, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। सहरबानो क्या करिए, जल्दी करना, कोई देख लेगा। इसके एक साथी ने सहरबानो को टोका मारा। हाँ हाँ चल। वो गाड़ी से दूर हटा। अच्छा साहब जी जाओ अब तुम। सब जो गाड़ी को घेरे खड़े थे सहरबानो के इशारे पर इस बंगले में वापस पलटे, खूब हल्ला गुल्ला करते अंदर घुसते कि किसी को कोई खबर ही ना हो सकी। नजम गुल ने पलटकर सहरबानो को देखकर इशारे से पूछा तो सहरबानो ने विक्ट्री का निशान बना दिया। लाओ भाई लाओ, मुझे दो अब मेरी मुन्नी को। नाश्ता व सहरबानो नजम गुल से इस छोटे बच्चे को गोद में लेकर खूब झूमने गाने लगा। अब तुम लोग यहाँ से दफ़ा होने का क्या लोगे? सुनीता बाई गुस्से से धाड़ी, क्योंकि इसकी बर्दाश्त अब खत्म हो गई थी। चल ला 1000 रुपये निकाल। इसी फौज में से ख्वाजा सरा ने हाथ पर हाथ मारकर दांत निकालते हुए सुनीता बाई के आगे हाथ फैलाया। सुनीता बाई ने इसका चेहरा देखा तो इसे कराहियत आ गई। एक तो इसका कदर काला, ऊपर से डार्क ऑरेंज मेकअप, खूब बड़ी गीला सूट पहने वो कमर पर हाथ रखे और एक हाथ फैलाए खड़ा था। और वही क्या, वो 60-70 की फ़ौज थी जिन्होंने एक से बढ़कर एक वाहियात मेकअप और रंग बिरंगे सूट पहने हुए थे। सुनीता बाई को घिन आने लगी। एक तो इन लोगों की अजीब बदबू से दम घुट रहा था। पूरा कमरा अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। शाम होने को आ रही थी और वहाँ से एक भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अरे मेरे खुदा, सुनीता बाई ने अपना सर पीट लिया। शाम को 7 बजे नीक वादी को आना था किसी खास काम से, और फिर ग्राहकों का आने का भी वक्त हो रहा था। सुनीता बाई आज के ख्वाजा सराव का मुजरा दिखाओगी? एक रईस सादा आ भी गया। इसने हंसते हुए पहले सबको देखा, फिर तंजिया नज़रों से परेशान हाल सुनीता बाई को देखा। अरे नहीं नहीं सेठ साहब आप आइए। सुनीता बाई बमुश्किल अपने लबो लहजे को बर्दाश्त बनाकर बोली। अरे सनम चल जा, सेठ साहब को अंदर लेकर जा। जी अच्छा। सनम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और इस बिगड़े रईस की बाजू में अपना बाजू डाले अंदर की तरफ ले जाने लगी। ये लोग पकड़ो, दफ़ा हो यहाँ से। सुनीता बाई ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर एक छोटा सा पर्स निकाला और इसमें से 1000 का नोट इसके मुंह पर मारा। सबने देखा कि इस काले रंग के छोटे से पर्स में 1000 के बहुत नोट रखे हैं। इसने नजम गुल चील की तरह झपट कर इसे वो पर्स छीन लिया। नजम गुल ने तो ना सुनीता बाई रोनिया रवा आके जाना। अरे ये क्या हरकत है, मेरा पर्स दे मुझे। सुनीता बाई जैसे कंजूस फकील औरत जिसके पास किसी फ़कीर को देने के लिए 5 का सिक्का नहीं, इसका नोटों से भरा पर्स इन लोगों ने छीन लिया। अपने भारी फरबा जिस्म की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकी। अरे सुनीता बाई क्यों टाइम ज़ाया करती है? अभी तेरा गाहक आया ना, ले लेना इससे। सहरबानो ने हल्का सा धक्का मारा तो वो पीछे पड़े फॉर्म के सोफे पर गिरी थी। मनहूस कमबख्त, तुम्हारी मेरी कमर तोड़ दी। वो अपनी मोटी सी कमर पर हाथ रखे सहरबानो को घूटने लगी, जिसका सहरबानो ने कोई नोटिस नहीं लिया। चलो भाई चलो, हमारा काम हो गया। सबके सब ज़ोर ज़ोर से गाना गाते तालियां बजाते वहाँ से निकलने लगे। तुम लोग क्या करियो? हाँ अब यहाँ ले लिया ना मज़ा, दफ़ा और तैयार हो जाकर। सुनीता बाई ने सब लड़कियों को झिड़का था। और रोज़ी सुन। जाती हुई रोज़ी को सुनीता बाई ने पुकारा। हाँ बोलो। वो पलट कर देखने लगी। तू ज़रा जल्दी तैयार हो ना, सलमान आता होगा तुझे लेने, आज शाह साहब के बंगले पर जाना है। अच्छा। वो चली गई थी। और तुम लोग आधे घंटे में इस कमरे की एक एक चीज़ चमका दो। सब लोग आते होंगे, खूब खुशबू लानी चाहिए। इस कमरे से कमबख्त के बच्चों ने अपनी बदबू फैला दी है। मैं भी नहाऊँ जाकर। सुनीता बाई ने सारे मुलाजमीन को हुक्म दिया और हाय ओह करती सोफ़े से खड़ी हो गई। वैसे सल्यूट है सहरबानो को, जिस तरह से वो बरीज़े को निकाल के लेके गया ना। देर लानतिया ने एक बारी नजम गुल ने छक्के छुड़ाए सही। इंस्पेक्टर जाकर हयात रेस्टोरेंट में एंटर हुआ तो दरवाजे के जाने पुष्ट की शबनम सामने ही नजर आई। वो इसके आगे वाली टेबल पर बैठ गए। इस तरह के दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। जाकर हयात ने वेटर को एक कप गर्म चाय का ऑर्डर दिया। हाँ तो शबनम क्या खबर है? आबद जफ़ा की गुमशुदगी की खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई और इसी खबर को लेकर सब परेशान भी है। और सैड वडाइच वो आया पाकिस्तान?
नहीं, आबिद जफ़ा को लेकर वो भी बहुत परेशान है, इसलिए फ़िलहाल इसने यहाँ पाकिस्तान आने का इरादा कैंसिल कर दिया। शबनम ने अपने लिए चाइनीज़ राइस विद पास्ता ऑर्डर किया, जो कि वेटर इसकी टेबल पर ले आया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जाकर आते का फिर ये भी हो सकता है कि अनीक वादी और रज़ाबेला चाहें इससे मिलने। इस वक्त सेहत वड़ाइच कहाँ है, ये तो कन्फर्म नहीं बता सकती आपको, मगर एक बहुत अंदर की बात पता चली है मुझे। वो क्या? ज़ाकर हयात ने चाय का एक सिप लिया और अपना कप कैप दुरुस्त करके अपने आईफोन में हैंड फ्री लगाकर इसे कान से लगाया ताकि किसी को गुमान भी ना हो वो शबनम से बात कर रहा है, फ़ोन पर नहीं। आज से चंद साल पहले सैड वराइची यहाँ पाकिस्तान आया था, किसी 15-16 साल के लड़के के ज़रिए अपने बहुत से काम निकलवाए थे। और जो सबसे अहम बात वो ये है कि इस लड़के को सैड वराइच ने कुछ ऐसी चीज़ें दी जो अगर दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो कराची के हर घर में मातम हो रहा होता। इस वतन की इज़्ज़त और आबरू खुलेआम बिक्री होती। इस चीज़ में बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिनके खिलाफ इसमें पक्के सबूत हैं। कुछ बता सकती हो वो लड़का कहाँ है, कोई सुराग? नहीं सर, मेरे हिसाब से वो लड़का अब काफ़ी बड़ा हो गया, मगर हाँ, अनीक वादी ने इसे भी बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर नाकाम रहा अब तक। एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। शबनम ने स्पून प्लेट में रख दिया। तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ देती? कितनी देर तक खामोशी का राज रहा, इस खामोशी को ज़ाकर हयात नहीं तोड़ा था। खामोश क्यों हो गया? बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। इसने एक ठंडी सांस ली। अगर मेरे बस में होता ना सर तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। मैं ये जगह जहाँ मैं हूँ एक दलदल है जिसमें पैर रखो तो अंदर ही अंदर धंसते चले जाओ। अंदर इस कदर घुटन अंधेरा सुनाटा होने के बावजूद कितनी बदकिस्मती है कि ये रूह जिस्म छोड़ती नहीं। चंद मोती टूट के इसकी आंख से गिरे। और इससे बदकिस्मती की और क्या बात होगी कि हम जब तक जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी नहीं कर्ज की ज़िंदगी जी रहे हैं। तुमने कभी निकलने की कोशिश नहीं की? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हम इस जगह से भाग सकते हैं ना ही खुदकुशी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस जगह जो इस गलाजत से भरे आलिशान महल में हमारे आते ही हमारे पर काट दिए जाते हैं। हम लड़कियों की सोचों तक पहरे बैठा दिए जाते हैं। हमें बिल्कुल लाचार बेबस कर दिया जाता है और बिल्कुल अपाहज करके मैदान में इन दरिंदा सिफ्त वहशी जानवरों के आगे नोचने खसोटने को इनके आगे फेंक दिया जाता है, जिसका जैसे मर्जी करता है अपनी हवस का निशाना बनाता है। आज इसकी आंख से दुख के आंसू छलके थे, वो दर्द इन आंखों से आंसू बनकर छलके थे, क्योंकि इस जगह ऐसे दोस्त बनाना हराम है। कोई भी ख़ानदानी इज़्ज़तदार लड़की इस जगह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मगर कुछ सनीता बाई और रज़ाबेला जैसी औरतें भी होती जो इन मासूम भोली भाली इज़्ज़तदार घराने की लड़कियों को इस काम के लिए मजबूर करती हैं। सर मैं खुशी से नहीं करती ये काम, हर रोज़ किसी की रातें रंगीन करना हम जैसी लड़कियों का पेशा नहीं होता। हमें सनीता बाई रज़ाबेला जैसी बदकिरदार बेज़मीर ऐसा करने पर मजबूर करती हैं, हमें कॉलगट बनाकर हमसे फ़ायदा उठाती है। मैं तो कहती हूँ कि दोज़ख की आग से लिपटी हुई तकलीफ़ जो हमें दी गई है, इस तकलीफ़ इस दर्द के आगे कुछ नहीं जो आज हम जैसी मासूम लड़कियाँ हर रोज़ उठाती हैं। आप जानते हैं एक लड़की ने ऐसी हिम्मत दिखाई, इसने खुदकुशी की, मगर इसकी मौत इसकी ज़िंदगी से भी बदतर बना देगी। क्या मतलब? ज़ाकर हयात जो इसकी बातों में बुरी तरह खोया हुआ था इसके चुप होने पर बोला। इस बेचारी लड़की को इसके मुर्दा बेजान जिस्म को पूरे बरहना करके 10 वहशी जंगली हवस के पुजारियों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। ना सिर्फ ये बड़ा गुनाह किया बल्कि इस बेचारी की वो वीडियो अपलोड कर दी गई। इसकी घुटी घुटी हिचकियाँ ज़ाकर हयात की समात में महफूज नहीं रह सकें। गम और गुस्से की शिद्दत से इसका अपना दिल कांप कर रह गया। और आज भी मैं ये सोचती हूँ तो मेरा रवां रवां कांप उठता है, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुदा किसी मासूम इज़्ज़तदार लड़की का नसीब अगर यहाँ ना लिखा है तो वो अपने घर में ही मर जाए। माँ बाप को कम से कम सब्र तो आ जाएगा। बमुश्किल इसने खुद को रोने से बचाया। किसी को मामूली सा भी शक हो गया इस पर तो वो जानती थी किसका क्या हशर होगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अगर कहो तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। ज़ाकर हयात को शबनम से हमदर्दी होने लगी। 8 या शायद 6 साल की होंगी मैं इस वक्त जब मुझे किडनैप करके इस जहन्नम में लाया गया। ओह, इसे अफसोस हुआ। तो तुम्हें अपना घर अपने वालिदैन कुछ भी याद नहीं? नहीं। फिर कब तक ऐसी अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारोगी? पता नहीं। कभी कभी तो मैं अल्लाह में से दुआ करती हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझे ऐसी महलक बीमारी में मुब्तला कर दे कि कोई भी मेरे करीब ना आ सके। वो खुद पर ही हंसती। मैं भी आपको अपनी दास्तान सुनाने बैठ गई। सॉरी। इट्स ओके, लेकिन अगर हो सका तो मैं तुम्हारी ज़रूर कुछ करूँगा। सर आपने बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुझे चलना चाहिए अगर तादेर बाही रही तो? अज़ाबेला को सुनीता बाई को मुझ पर शक हो जाएगा। इसने परस से टिश्यू निकाल कर अपने आंसू साफ़ किए। ओके पहले तुम निकलो, मैं कुछ देर में निकलता हूँ। इसने अपने कान से एंट्री निकाल दी। शबनम 1000 का नोट टेबल पर रखे बगैर कहीं मुड़े कहीं देखे वहाँ से निकलती चली गई। ज़ाकर हयात ने अफसरदा नज़रों से जाता हुआ देखा। बंदा सुनीता बाई तो अज़ाबेला वगैरह कुत्ते आगे पा दे, कैसे कैसे मजबूर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जिसने खुदकुशी की उसके साथ क्या किया इन्होंने, क्या दरिंदगी है। सुनीता बाई अनीक वादी हंसता हुआ वहाँ दाखिल हुआ। सब मुलाजमी ने मिलकर इस आलिशान महलनुमा कमरे को 15 मिनट में साफ शफाफ कर दिया था। हर जगह से गुलाब मोतियों की इत्र और परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। हाय अनीक डार्लिंग, एक लड़की खूब अच्छे से नेक्सस तैयार हुई कहीं से बरामद हुई। अनीक वादी ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। डार्क रेड टाइट्स पर फ्रोजी छोटी सी चुस्त टी शर्ट पहने हुए, शोल्डर कट बाल, गोल्डन बालों को खुला रखे डार्क मेकअप में वो गजब ढा रही थी। मुझे नहीं पता था मेरा इस्तकबाल इतना शानदार होगा। अनीक वादी ने एक ही झटके से इसकी उरिया कवन में हाथ डालकर इसे खुद से करीब तर कर लिया। हाय, रोज़ी ने ठंडी आ भरी। मैं तो तरसती हूँ अनीक डार्लिंग तुम्हारे लिए कि कभी तुम्हारे लिए भी इतना बंद संवर कर तुम्हारे साथ वक्त गुजारूँ। इसने अनीक वादी के चेहरे पर हाथ फेरा। मगर सद अफसोस कि आज की तैयारी ये शानदार इस्तकबाल तुम्हारे लिए नहीं है।
तो फिर किसके लिए मेरी जान? इसने मज़ीद इसकी कमर पर अपना बाजू कसा। शाह साहब के लिए। ओ शाह साहब, बड़ी बात है भाई। अनीक तो आ गया और तो अभी तक यही मरी हुई दफ़ा नहीं हुई। सुनीता बाई अपना भारी भरकम वजूद पर मुश्किल संभालती वहाँ आई थी। मैं तो जा ही रही थी सुनीता बाई के रास्ते में अजाबेला का मजनू टकरा गया। वह अठलाती हुई बालों को झटकती अनीक वादी के सीने पर दोनों हाथ रखकर पीछे हुई। अनीक वादी इसके अजाबेला के मजनू कहने पर हंस दिया। मगर डियर, अजाबेला तो आजकल किसी टॉम क्रूज की लैला बनी हुई है। सामने से आती शबनम ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। शबनम की बात पर रोज़ी कहकर लगाकर हंसी। ये बात भी तुमने दुरुस्त की शबनम। एक बात तो वैसे मानने की, अजाबेला का टॉम क्रूज है गज़ब का। आजकल तो अजाबेला की चांदनी चांदनी हुई है। रोज़ी ने अनीक वादी को देखा मगर इसके तासरात को समझ नहीं पाई। और वैसे भी हमारी दुनिया में कौन किसके साथ शाम का खुशगवार बना रहा और कौन रातों को रंगीन, सब सामने वाले की जेब पर डिपेंड करता है। पैसा आना चाहिए बस। क्यों अनीक वादी? रोज़ी ने कड़वा सच कहा। अगर तेरा फ़लसफ़ा ख़त्म होगा तो यहाँ से दफ़ा होगी। सुनीता बाई को रोज़ी बकबक करती जहर लग रही थी। अरे सुनीता बाई, तुम तो बुरा ही मान गई। बोलो, जा रही हूँ मैं। रोज़ी ने एक फ्लाइंग किस अनीक वादी को दिया और सुनीता बाई को आंख दबाई वो बाहर के रास्ते पर होली। और खैरियत, तू इस वक्त कहाँ गई थी? सुनीता बाई का रुख शबनम की जानिब था। पार्लर, इसने बेनियारी से कहा। अरे हाँ, ये लो। शबनम ने अपने बैग में वो हज़ार के कुछ नोट निकाले। सुनीता बाई की आंखों में चमक सी आई। इसने चील किताब और नोट छपटे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुनीता बाई इन पैसों को गिनने में लगी। अरे सुनीता बाई, तुम आम खाओ, पेट क्यों गिनती हो? वो जानती थी ये नोट अब सुनीता बाई का मुंह बंद कर देंगे, वो आगे से कोई सवाल नहीं करेगी। फिर भी इस पर कौन सा मुर्गा फंसा है? अनीक वादी ने शक भरी नज़रों से इसको देखा। अजाबेला ने शबनम के बारे में इसे बताया कि आजकल इसके चाल चलन पर इसे शक सा हो रहा है। इसकी हरकतें कुछ मशकूक सी हैं। नदीम बलोच, इसने बड़े एतमाद से और बड़े फ़ख्र से अनीक वादी को देखा था। नदीम बलोच, वो फ़िल्म एक्टर? अनीक वादी ने बेयकीनी से इसको देखा, बल्कि सुनीता बाई को भी यकीन न आया। हाँ, वही फ़िल्म एक्टर नदीम बलोच, जिसे अजाबेला भी अपने जलवागर अदाओं में काबू नहीं कर सकी। तन से भरपूर लबो लहजे में इसने कहा। खैर, आज रात मुझे इसकी फ़्लाइट पर जाना है, मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट करूं, फिर तो पूरी रात जागना ही है। वो दिलकशी से मुस्कुराती वहाँ से अपने रूम की जानिब चल दी। अजाबेला तो कुछ और ही कह रही थी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। अजाबेला का वहम है, ये पता नहीं क्यों इस पर शक कर रही है। चल तो इसको छोड़, तू जिस काम के लिए है वो तो कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो देखूँ आखिर ऐसी क्या तोपशा है जिसे तुमने 7 पर्दों में छुपा कर रखा है। अनीक वादी सारी बातों को एक तरफ रखकर बरीजे के मौसू पर आके। अरे हुक्म का इक्का है, वो हुसन की मलका, मेरी जमा पूंजी, मेरा सरमाया। जितना मैंने अब तक इन लड़कियों से कमाया, इससे कहीं ज़्यादा मैं बरीजे से कमाऊँगी। मेरी बेटी की बेटी है, मेरी नवासी, इस तवाइफ खाने की जीनत थी मेरी रताबा। मगर बरीजे इसका यहाँ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसके लिए अंदर ही अंदर एक खुफिया रास्ते की जानिब बढ़ रही थी। इतना अंदर छुपा के रखा सबकी नज़रों से तो यकीनन चीज़ ही होगी। अनीक वादी यहाँ 1000 दफ़ा आया था मगर आज तक इन रास्तों से अनजान रहा था। आज मैंने बरीजे को ऐसा ज़बरदस्त तैयार करवाया कि सैडवाइज सिर्फ इस स्काइप पर देखने में करोड़ों लुटा देगा। तू सोच जब वो वहाँ जाएगी तो क्या करेगा? सुनीता बाई ऐसा कर तैयार कर दिया कि शॉर्ट ड्रेस पहना दी। वो खबासत से हंस दिया। अरे मेरे राजा, ऐसे कपड़े तो पहन कर सैडवाइज के पास वैसे घूमती फिरती हैं। उरिया हुसन जितना अट्रैक्ट करता है, इससे कई ज़्यादा अट्रैक्शन 7 पर्दों में छुपे हुसन में होती है। मेरी तो अभी से बहुत नीयत ख़राब हो रही है। अनीक वादी की फितरत इसकी खतलत इसे उकसाने लगी थी। अनीक, अपनी ख़राब नीयत अपने पास ही रखना। बरीजे को 20 साल तक मैंने हवा का झोंका भी छूने नहीं दिया, तो फिर किसी बदनज़र कैसे लगने दूँ? सुनीता बाई ने रुक कर एक लम्हे को इसे देखा और इसके अंदाज़ में गुस्सा था, जिससे अनीक वादी थोड़ा खफीफ हो गया। सुनीता बाई, तुम तो बिल्कुल गैरों जैसी बात करी हो। मैं तो मजाक कर रहा था। जाहिर सी बात है, सैडवाइज जितने पैसे डॉलर की शक्ल में देगा, इसमें हमारा भी तो हिस्सा बनता है ना। खबरदार! सुनीता बाई ने उंगली के इशारे से वार्निंग दी। बरीजे के जरिए कमाई हुई रकम में किसी का भी 1 रुपये का हिस्सा नहीं होगा। ये क्या बात की तुमने सुनीता बाई? अनीक वादी को सुनीता बाई की बात नागवार गुजरी थी। यही बात जो तुमने सुनी है। सुनीता बाई बगैर इसकी नागवारियत की परवाह किए आगे बढ़ने लगी। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अनीक वादी सुनीता बाई से बिगाड़ के नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सरासर नुकसान इसी का। वो तो वैसे भी शातिर चालाक दिमाग रखता था, किसी न किसी तरह वसूल कर ही लेगा। आज मैंने बरीजे को पूरा दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि लड़की भले कितनी बदशक्ल बदसूरत ही क्यों ना हो, दुल्हन के रूप में क़यामत ठाती है। फिर तो यहाँ बरीजे है। वो खुशी खुशी बता रही थी कि आज तो इसके पाँव जिससे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि काफ़ी साल की मेहनत के बाद इसे बरीजे की शक्ल में कानून का ख़जाना मिलने वाला था। और सुनीता बाई जितनी खुश थी, इससे कई ज़्यादा अनीक वादी को बरीजे को देखने की इतनी जुस्तजू थी। मगर ये खुशी मलिया मेट होती हुई नजर आई जब इसने खुफिया दरवाजे का लॉक खुला हुआ पाया। आध खुले दरवाजे से साफ जाहिर था कि बरीजे भाग तो नहीं गई। सुनीता बाई का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नसों में खून की रवानी तेज़ी से बढ़ी थी। सुनीता बाई के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो 1 सेकंड में अंदर आई थी और इस खुले दरवाजे को देखकर अनीक वादी के दिमाग में खतरे की घंटियाँ सी बजने लगी। सोने के अंडे देने वाली चिड़िया हाथों से निकलती हुई नजर आ रही थी। वसी और अरीज शानदार महल जैसा कमरा इसको खाली होने का मुँह चढ़ा रहा था। हाय, मैं मर गई, ये कहाँ दफ़ा हो गई? वो फुर्ती से पूरे कमरे का चक्कर लगा रही थी। ड्रेसिंग रूम, बाथरूम सब खाली था। क्या हुआ सुनीता बाई, सोने की चिड़िया कहाँ गई? अनीक वादी भी परेशान हो गया। सुनीता बाई अनीक वादी की शक्ल देखने लगी। इसी असना में अनीक वादी का आईफोन बजने लगा। अनीक वादी ने अपना मोबाइल देखा, जहाँ सैडवाइज कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था।
ये लो सेड ब्राइज का फ़ोन भी आ गया। इसने फ़ोन का रुख सुनीता बाई की जानिब किया। सुनीता बाई का तो खून खुश्क होने लगा। करोड़ों का डॉलर हाथ से फिसलते हुए नजर आने लगे। अनीक वादी ने मुसलसल बजते फ़ोन को रिसीव कर लिया। इसी टाइम हाय एक तो यार कोई चीज़ भी गिरे ना बंदे को शक व शुबहात में पड़ जाता है कि क्या चीज़ लग गई है मेरे साथ आके। इसी टाइम अंदर अज़ाबेला दाखिल हुई। सुनीता बाई तेरी से अज़ाबेला के पास आई। अज़ाबेला दरवाज़ा खुला था तो जल्दी से देखो बगैरत बरीज़े कहाँ भाग गई। इसे इस घर के रास्ते का कुछ पता नहीं, वो यहीं कहीं होगी। तुम ढूंढो और बालों से पकड़ के लाओ इसे यहाँ वापस। मैं इतने सैड ब्राइज को संभालती हूँ। क्या बकवास कर रही हो सुनीता बाई, ऐसे कैसे भाग गई? मैंने खुद दरवाजे को अच्छी तरह लॉक किया था। इस खुफिया रास्ते को तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अज़ाबेला देर मत करो इस बारे में, बाद में बात करेंगे। अभी तो बरीज़े को देखो। वो दोनों धीरे धीरे बात कर रही थी ताकि सैड ब्राइज को खबर न मिले कि बरीज़े भाग गई। अज़ाबेला सुनीता बाई को घूरती उल्टे कदमों भागी। सुनीता बाई वापस अनीक वादी के पास आई। अनीक वादी सैड ब्राइज से सच्चाई उगलवा चुका था। सैड ब्राइज गुस्से और तैश में आ चुका था। सुनीता भाई, सैड ब्राइज ने ज़ोर से चीखते हुए अनीक वादी के बराबर में खड़ी सुनीता बाई को घूरा। जी डर के मारे ज़ुबान हकलाने लगी थी। ये अनीक वादी क्या बक रहा है? साफ लग रहा था इस वक्त सैड ब्राइज बहुत बफरा बैठा है। इसका बस नहीं चल रहा था कि सुनीता बाई को चीर फाड़ डाले। वो शहद क्या वो लगा रखी है? बरीज़े कहाँ है? शहद बरीज़े कहीं नहीं जाएगी, से यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। सुनीता बाई से कहीं जाना भी नहीं चाहिए। 20 साल से मैंने इसके जवान होने का बेसब्री से इंतज़ार किया और शेर के मुंह से अगर कोई इसका शिकार छीनने गा तो तुम जानती हो वो क्या करता। और मुझे तो लगता है कि अब तुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वो क्या नाम है इस लड़की का? सैड ब्राइज ने दिमाग पर जोर डाला। हाँ याद है, अज़ाबेला। आबद जोफ़ा ने मुझे इसके बारे में बताया था कि मुझे लगता है अब यहाँ का सारा बिजनेस इसी के हवाले कर दूँ। अरे नहीं सेहत, मैं संभाल लूँगी ना सब। बरीज़े को ढूंढ निकालूंगी। मैं जानती हूँ वो भी यहीं इसी बंगले में किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी होगी। हाँ तो ढूंढो इसको, मुझे बरीज़े चाहिए। मैं कुछ ही दिन में पाकिस्तान आऊँगा और बरीज़े को अपने साथ लेकर जाऊँगा। आई समझ तेरी? जी सेहत। वो किसी कनीज़ की तरह गर्दन इस बात में हिलाने लगी। और अनीक वादी, जी बोलिए, फ़ौरन जब बोला था। जब आबद जोफ़ा का कोई सुराग मिला नहीं, मगर हमारी पूरी कोशिश जारी है। कोशिश से कुछ नहीं होगा, मुझे काम चाहिए। मुझे हर हालत में आबद जोफ़ा चाहिए। ओके, मैं कुछ देर बाद फिर फ़ोन करता हूँ। स्काइप पर मुझे बरीज़े से बात करनी है। लाइन मैन कहता होगी, बेगैरत तुझे सैड ब्राइज को बताने की क्या ज़रूरत थी बरीज़े के बारे में? सुनीता बाई ने एक हत्थड़ इसके बाजू पर लगाया। क्या है सुनीता बाई, अपना बाजू देखा, अपना हाथ देखा? इतना भारी हाथ है। अनीकवादी अपना बाजू से हिलाने लगा। बकवास मत करो। इसने अनीकवादी को बुरी तरह झाड़ दिया। सुनीता बाई, अज़ाबेला का सांस थुनकी की मानित फूल रहा था। इसके हाथों के तोते उड़े हुए थे। इसके परेशान हाल चेहरे से साफ जाहिर तक बरीज़े नहीं मिली। हाँ अज़ाबेला, बरीज़े कहाँ है? मिली वो? सुनीता बाई ने अज़ाबेला के पीछे बरीज़े को ढूंढने की कोशिश की। नहीं, मैंने एक एक कमरा देख लिया, एक एक कोना छान मारा, मगर बरीज़े इस घर के किसी कोने खुदरे में नहीं छुपी। अज़ाबेला क्यों मुझे बेमौत मारी है? वो कहाँ जा सकती है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसे आनन फाना आसमान खा गई, ज़मीन निकल गई। अज़ाबेला को भी ज़बरदस्त टेंशन होगी। एक बात बताओ, ये हिजड़ों की फ़ौज यहाँ इस महल में क्या कर रही थी? ये ख्याल अचानक अनीकवादी के ज़हन में। ये ख्याल तुझे क्यों आया? सुनीता बाई ने बेमकसद सवाल करने पर इसे घूरा। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग इसे यहाँ से ले गए हो? पागलों वाले सवाल मत कर। बरीज़े के बारे में सिर्फ हम 3 लोग जानते थे, मैं, सैड ब्राइज और अज़ाबेला। तुझे भी इस एक हफ्ते पहले पता चला, तो इन लोगों को कैसे पता चल सकता है? बात करता है। सुनीता बाई ने अनीकवादी को ठीक ठाक सुना दी थी। सारी गलती तेरी है अज़ाबेला। तोपों का रुख अज़ाबेला की सिमत मुड़ा था। मेरी क्यों? मैंने क्या किया? वो बिदकी थी। तो अगर ठीक से लॉक लगाती तो वो हरामजादी भागती नहीं, मगर तू तो आजकल टॉम क्रूज़ में खोई हुई है। सुनीता बाई, इल्ज़ाम तराशी मत करो। ये बात तुम भी मान लो और लिख लो कि कोई और ऐसा इस महल में जो हम पर नज़र रखे हुए, और होना हो ये काम शबनम का है। मैं तेरी बात मर के भी नहीं मानूंगी अज़ाबेला। तो सिर्फ अपने दिमाग से बिला वजह इस पर शक कर रही है। सुनीता बाई ने पूरी तरह शबनम की तरफदारी की। हाँ तुम क्यों मानोगी? आजकल वो हरे नीले नोटों से तुम्हारा ये बड़ा हुआ पेट जो भर रही है। अज़ाबेला ने तपते हुए सुनीता बाई के फरबा जिस्म को निशाना बनाया। अज़ाबेला, तेरी ज़ुबान बहुत चलने लगी है और मुझे ये तेरी कैंची की तरह चलती ज़ुबान अच्छी तरह काटनी आती है। गुस्से के मारे इसके नथने फूलने लगे। अपनी नवासी बरीज़े के पर तो काट नहीं सकी, मेरी ज़ुबान के काटोगी? वो दूबदू जवाब मिला। मेरी नवासी के दादा सैयद आगा शहबाज अलवी के पैसों से ही तेरा खुला खर्चा चल रहा था। इस बात को भी याद रखना। ताने तशने शुरू हो गए थे और बात आगे बढ़ती इससे पहले कब से खामोश खड़ा अनीकवादी मैदान में कूद पड़ा। ये वक्त ना ही लड़ने झगड़ने का है, ना ही एक दूसरे पर ताने तशने करने का। असल मुद्दा है बरीज़े को ढूंढने का, और कुछ ही देर में सैड ब्राइज का फ़ोन आने वाला है। फिर अपनी बकबक इनके सामने करना। अज़ाबेला ने सुनीता बाई को गुस्से से देखने के बाद अनीकवादी को देखा, फिर अपने सेलफोन से चौकीदार का नंबर डायल किया। चौकीदार से बरीज़े के बारे में पूछा। क्या हुआ? इसने फ़ोन आकर ऑफ़ कर दिया। अनीकवादी ने पूछा। चौकीदार कह रहा है यहाँ से कोई लड़की नहीं गई, बल्कि बाहर जाने वाली हर लड़की, हर शख्स की वीडियो जो रिकॉर्ड की गई वो देख लें आके। चलो तो फिर वहीं चलते हैं। वो तीनों बाहर निकले। सईरस कार अलवी की न्यू मॉडल वाइट कार कोई रैश ड्राइविंग करते हुए 15-20 मिनट में सईद विला पहुंची होगी। चौकीदार ने फ़ौरन से पेशतर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। सईरस कार अलवी की गाड़ी अंदर पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और तेरी से पीछे का दरवाज़ा खोलकर बेसुध पड़े इस वजूद की सिमत झुका।
गाड़ी ड्राइव करते वक्त बरीज़ा के चेहरे से वो चादर हट चुकी थी जो सहरबानो ने इस पर डाली थी। सैयद असगार अलवी जैसा स्ट्रॉन्ग मजबूत किरदार का मालिक नफस के घोड़ों पर लगाम डालने वाला शख्स एक लम्हे के लिए इसके मजबूत कदम डगमगा गए। दिल पहली बार अलग ही ताल पर धड़का, नज़रों की गिरफ्त में चेहरा जैसे कैद हो गया। बेशक इसने हुस्न खूबसूरती के बेशुमार अलग अलग रंग देखे थे। इस सरजमीन पर, इस कायनात पर हर ज़र्रे पर अलग अलग शक्लों में हुस्न फैला हुआ। एक से एक हुस्न की मलका, दौलतमंद खूबसूरत और शीज़ाएँ इसकी राह में हायल हुई थी, जिनको इसने बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज भी किया था। जो ज़बरदस्ती से दोस्ती मोहब्बत की ख्वाहिशमंद थी, बड़ी बेरहमी और सख्ती से इसने इन सब को धुतकारा भी था। कभी किसी खूबसूरत अप्सरा ने इसका दिल अट्रैक्ट नहीं किया, कभी किसी ने इसका दिल धड़काया नहीं था, किसी के लिए नहीं झुका नहीं था। इसका किरदार मजबूत इरादों का मालिक शफाफ और साफ लग रहा था। मगर आज इस लम्हे वो सारे मजबूत इरादे जैसे डावाडोल होते नजर आ रहे थे। कदम डगमगा रहे थे, दिल जैसे इस खूबसूरत चेहरे की जानिब खींचता चला जा रहा था। असगार, सैयद आगा शहबाज अलवी की आवाज़ ने वो फंसों के सहर तोड़ दिया। वो जो बरीज़े के बेइंतहा खूबसूरती की गिरफ्त में कैद हो गया था, लम्हों भर की वो गिरफ्त टूट चुकी थी। इसने मज़ीद झुककर इस नाजुक कांच के मुजस्मे को अपनी मजबूत बाहों में भरा और अंदर की सिमट बढ़ने लगा। सैयद आगा शहबाज अलवी के बराबर वाला कमरा हर रोज़ साफ़ किया जाता था, जहाँ ज़रूरत की हर शय पहले से रख दी गई थी। सैयद आगा शहबाज अलवी जानते थे कि एक न एक दिन इनकी लखते जिगर, इनका खून, इनकी पोती को सैयद असगार अलवी लेकर आएगा। और आज इसने अपना वादा पूरा कर दिया, अपना कहा सच कर दिया था। इन्हें अपनी जान से अजीज़ पोते सैयद असगार अलवी पर फ़ख्र था। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई सन। फटते जज्बात से इन्होंने सैयद असगार अलवी को अपने सीने से लगा लिया था। इनकी बूढ़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। थैंक यू सो मच। सैयद आगा शहबाज अलवी ने इसके दोनों मजबूत शानों पर अपना हाथ रखे। दादा जान, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, बरीज़े मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आज खुदा ना ख्वास्ता देर होती तो वक्त पर ये काम ना होता, तो शायद मैं ज़िंदगी भर ना आपके सामने फ़ख्र से खड़ा हो सकता था और ना ही खुद से नज़र मिला सकता था। मगर मेरा ईमान था अपने रब पर कि वो कभी मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। वो कभी तुम्हें ना उम्मीद ना काम नहीं लौटाएगा। और जिस रास्ते पर तुम चल निकलो, इंशाल्लाह इसमें भी तुम्हें कामयाबी होगी, इंशाल्लाह। दादा जान, आपकी दुआएं चाहिए। मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए। सैयद आगा शहबाज अलवी ने बेड पर बेसुध लेटी बरीज़े को देखा। आज मेरे जिस्म में तुमने जैसे नई रूह फूंक दी है। सैयद असगार अलवी की नज़र पलट कर इस चेहरे का तवाफ़ करने लगी। इस रूप से रूप में इसका होशरुबा हुस्न, बेइंतहा खूबसूरती और मज़ीद दो चंद हो गई थी। इससे पहले कि दिल मज़ीद बह के इसने नज़रों का इर्तिकाज़ बदल लिया था। सैयद साहब, गेर काम तो मामला संगीन हो गया। सैयद साहब बस हाथ तो बैठे, दिल तो अपने। असगार साहब, दादाजान मुझे अब चलना चाहिए, रात के डिनर पर मुलाकात होगी। मगर बेटा इतनी जल्दी? और अगर बरीज़े बेटी को होश आ गया? फ़िक्रमंद मत हो दादाजान, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ज़ाकर याद से मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, और रहा बरीज़े का तो इंशाल्लाह इसके होश में आने से पहले आ जाऊँगा। और फिर सैयद असगार अलवी रुकानी एक गलत निगाह सोए हुए वजूद पर डालता हुआ बाहर की तरफ बाहर निकलता चला गया। सैयद आगा शहबाज अलवी ने तशक्कर भरी नज़रों से जाते हुए अपने जिगर गोशे को देखा, फिर पलट कर अपनी नूरे नज़र की तरफ बढ़े और झुककर इसकी पेशानी पर मोहब्बत और शफ़क़त से हाथ फेर कर नरमी से बूसा लिया। आज दिल को इतना सुकून चैन करार मिला जिसका कोई हिसाब नहीं था। वो जो कितने सालों से ख्वाब में अपने बेटे को बेचैन, अज़ियत में, तकलीफ़ में देख रहे थे, यकीनन आज इसकी रूह को भी सुकून मिल गया होगा कि इनकी बेटी अपने दादा जान के पास आ गई है। बेटे जिधर करतूत करके गया सी ते बेटे नूं छित्तर ते पैना ही सी ना, ते बेटे दी रूह बेकरार ही रहनी सी। वो तीनों एलईडी की स्क्रीन पर आज सारे दिन की वीडियो देख रहे थे, मगर बरीज़े को बाहर जाते हुए नहीं देखा। दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जान सूली पर अटकने जा रही हो। सुनीता बाई तो तकरीबन पूरी तरह पसीने में शराबूर हो गई। होशो हवास उड़ने की बारी तो अब थी। तीनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि सैड ब्राइज का फ़ोन अब क्या ज़बेला के फ़ोन पर आ रहा था। क्या कहूँ सैड ब्राइज से? हाथ पैर ठंडे होने लगे। फ़ोन की स्क्रीन पर सैड ब्राइज की तस्वीर जगमगा रही थी। बेल मुसलसल हो रही थी। एक दफ़ा तो लाइन मनक़ता होगी कि सैड ब्राइज ने एक बार फिर फ़ोन किया। तीनों के हाथों के तोते उड़े हुए थे। अज़ाबेला ने सनीता बाई और अनीक वादी को देखते हुए बिलाकर फ़ोन उठा ही लिया कि बात तो बिलाकर करनी है। हेलो। अज़ाबेला ने फ़ोन रिसीव किया। वीडियो कॉल में स्क्रीन पर सैड ब्राइज नहायत गैज़ो गज़ब की हालत में था। कहाँ मर गए थे तुम सब? अनीक वादी और सनीता बाई का फ़ोन ऑफ जा रहा और तुम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करी। क्या चल क्या रहा माँ? सैड ब्राइज आग उगल रहा था। ठीक ठाक अंगारे चबाता हुआ अज़ाबेला पर बरसा। पहले तो समझ में नहीं आया क्या करे क्या बोले, मगर चुप रहना भी ऐसा था खुद को शामत का आवाज़ देना। अब खामोश क्यों होगी? बोलती क्यों नहीं हो कुछ? असल में सैद साहब, बात यह कि बरीज़े का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। आनाकानी से बेहतर था कि सच ही बोल दिया जाए। इसके सच पर सुनीता बाई ने नहायत घूर कर इसे देखा। बस नहीं चला था कि साबत साला में निकल जाए, मगर अज़ाबेला ने इसकी घुरियों की रत्ती भर परवाह नहीं की। जो कल होना था वो आज भी हो जाए। तुम जानती हो तुम क्या पक रहे हो? सुनीता भाई कहाँ दफ़ा होगी? इसको फ़ोन दो। कभी तो तू से बात करना सैड ब्राइज का अपना अंदाज़ था। मेरे सामने खड़ी है वो। अपना टैबलेट फ़ोन का रुख अज़ाबेला ने सुनीता बाई की जानिब मोड़ दिया। वो किस ज़बरदस्ती की बेइज्जती बर्दाश्त करती? ये पाकिस्तान है या कौम का मेला जो यहाँ खो जाता तो मिलता ही नहीं है। पहले सुबकीन, फिर आबद जोफ़ा और अब बरीज़े। लगता है मुझे पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम लोगों के बस में तो कुछ रहा नहीं है। जो करना मुझे ही करना है। वेट एंड वॉच। वो फिर खट से लाइनिंग ड्रॉप कर दी कि मज़ीद आगे कुछ बात किए।
अरे अज़ाबेला, तू कोई बहाना नहीं बना सकती थी, सच्चाई फूटना ज़रूरी था क्या? सुनीता बाई ने अज़ाबेला को जहरीली नज़रों से देखा। इसमें बुराई क्या, और फिर मैं क्यों सैड वाइज की इतनी बकवास सुनूं? गलती तुम्हारी, तुम ही भुगतो। वो खुद को साफ बचा रही थी। तेरा मतलब क्या? बरीज़ा को मैंने कहा था कि तू भाग जा। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। इसी असना में इसका फ़ोन बजने लगा जहाँ टॉम क्रूज़ कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैं जा रही हूँ टॉम क्रूज़ के पास, कुछ देर में आती हूँ। और फिर वो एक लंबा फ्रेश से सांस लेती, चेहरे पर बशाशत सजाती टुक टुक करती निकलती चली गई। इस ज़की के बच्चे के चक्कर में इज़ाबेला बिल्कुल अंधी हो गई है। मेरा तो ख्याल है कि ज़की के बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले तुम्हें 2 लाख दिए। अनीकवादी ने बगौर से नीता बाई का चेहरा देखा। हाँ तो दिए तो कोई एहसान थोड़ी किया, मेरी भी सबसे हसीन खूबसूरत लड़की के साथ वक्त गुजारता है। वैसे सैर बानो इसी जड़ी नक दे थल्ले होंदी अंधी कढ़ के लै गई बरीजे। अभी तो देखते हैं अज़कार साहब के साथ होती क्या है। हाले तो एक नज़र दे विच ही फ्लैट हो गया मुंडा, तो अगे जाके अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुनीता बाई थोड़ी ही देर को गड़बड़ाई थी। अनीकवादी ने नफ़ी में सर को इधर उधर हिलाया। अच्छा इन सबको छोड़ो, हमने आज सारा दिन की वीडियो देख ली मगर बरीज़ा बाहर जाती नज़र नहीं आई। इसका मतलब इस 400 गज़ के बंगले में किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी। चलो हम दोनों एक बार फिर खुद तलाश करते हैं। लब लो जिन्ना मर्जी, हो नहीं लभदी बरीज़े। ये ठीक है, चल मुझे तो अभी से हॉल उठ रहे हैं। सैड वडाइज बहुत ख़तरनाक बंदा है, अगर इसको इसका शिकार नहीं मिला तो हम सबको चीट फाड़ के रख देगा। सुनीता बाई बहुत ज़्यादा डर गई थी, दोनों अंदर की जाने पड़ गए। क्या किया तुमने सुबुक्तकीन? तुम्हें इसका रत्ती भर भी अंदाज़ा है? तुमने आज मुझे जीते जी अंधेरी कब्र में जिंदा दफन कर दिया। मैं मर गई सुबुक्तकीन, आज मैं मर गई। 1 मिनट यार। अमरीन सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी की शर्ट का कॉलर घसीटती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी जो सन्नाटे सदमे की कैफियत में था, बिल्कुल गुमसुम, जिसका कुछ होश नहीं था। अमरीन तिरमजी की चीखों, इनके बैन इन पे ना रुकने वाले आंसुओं पर इसका दिलो दिमाग एकदम से बुरी तरह धड़कने लगा। इसको इस पल शिद्दत से महसूस हुआ कि इसकी आनी मम्मा इसे छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई। इनकी वो नज़रें, इन नज़रों के सवालात, शिकवे, शिकायत, इनमें छुपे गिले, बेबसी ने सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी को पूरे वजूद समेत ज़मीन की अथाह गहराइयों में जैसे दफन कर दिया था। इस पल वो अपने आप से जितना हो सकता था इसने नफ़रत के अपने वजूद से इसे घिन आने लगी, कराहियत आने लगी। नहीं, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ इनकी वो नज़रें। मैंने गलती नहीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अपनी आनी मम्मा का दिल दुखाया, इनकी आंखों में आंसू दिए। मुझे जीने का कोई हक़ नहीं, इस दुनिया में मेरे जीने का कोई हक़ नहीं, मेरी ये ज़िंदगी मेरे लिए एक सज़ा है। वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रहा था और फिर तेज़ी से अपनी बाइक की चाबी उठा एक लम्हे में वहाँ से निकलता चला गया। सुबुक्तकीन कहाँ जा रहे हो? अमरीन को इसके इरादे ख़तरनाक लग रहे थे। इसका ये अंदाज़ बता रहा था यकीनन कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अमरीन तेज़ी से इसके पीछे भागी। सुबुक्तकीन मैं कहती हूँ रुक जाओ, मगर वो तो जैसे अंधा बहरा गूंगा हो गया था। अमरीन की तड़पती पुकार इसके कानों में जा ही नहीं रही थी। इसने तेज़ी से बाइक स्टार्ट की और फराटे से बाइक भगा ले गया। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी के इस तरह अंधेधुंध बाइक भगा कर ले जाने से अमरीन का दिल काँप उठा। क्या करूँ मैं, मेरे अल्लाह मेरा बच्चा। अमरीन ने अपने आंसू से तर चेहरा आसमान की तरफ उठाया। बेबसी थी। अफ़ान, हाँ अफ़ान को फ़ोन करूँ जल्दी से। वो अंदर गया, अफ़ान तिरमजी का नंबर डायल किया। कोई 15 मिनट में ही खबर आ गई कि सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी का बहुत ही बुरी तरह जानलेवा एक्सीडेंट हुआ। इस वक्त अमरीन और अफ़ान तिरमजी आगा खान अस्पताल के ICU के दरवाजे के बाहर खड़े, शीशे के इस पार बेशुमार प्लास्टर पट्टियों, ऑक्सीजन नलकियों, नालियों, ड्रॉप इंजेक्शन में जकड़े सुबुक्तकीन के अलावा कुछ नहीं था। अफ़ान, एक माँ की तड़पती बेबसी आह पर शायद ये आसमान तो ज़रूर ही लरज़ गया होगा, ये कदमों के नीचे की ज़मीन तो ज़रूर फटकी होगी। अफ़ान ने इनकी आवाज़ारी पर अमरीन को गहरी नज़रों से तका। इनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। चंद ही घंटों में अमरीन की आंखों के नीचे स्याह हल्के गुलाबी होंठ सूख के रह गए थे। सुबुक्तकीन हैदर तिरमजी की जुदाई कहीं इनकी जान ही न ले ले। अफ़ान तिरमजी एक मर्द थे जो मजबूत थे और इनकी अपनी मजबूती का मुजाहरा करना ही होगा। अमरीन को संभालना होगा। इन्होंने अमरीन के दोनों हाथ शारने पर अपना बाजू फैला दिया। हौसला रखें, इंशाल्लाह हमारे सुबुक्तकीन को कुछ नहीं होगा। हारी हुई झूठी तसल्ली पता नहीं किसको दी थी, अमरीन को या खुद को। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अफ़ान, हौसला कहाँ से लाऊं? मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में, दर्द है इसे, बहुत दर्द है इसे। आंखों से अश्क मुतवातर बह रहे थे। मेरा दिल फट जाएगा अफ़ान। इन्होंने अफ़ान तिरमजी के चौड़े शाने पर अपना सर धर दिया। डॉक्टर राहील ICU से बाहर आ गए थे। अफ़ान तिरमजी और अमरीन बड़ी बेसब्री और देरी से इनके पास बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा, मेरा बेटा ठीक है ना? अमरीन ने बेतहाशा बहते आंसुओं ने वहाँ के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। अल्लाह का शुक्र करे सुबुक्तकीन की ज़िंदगी बच गई। यकीनन कोई दुआ कोई नेकी इनकी मौत के आड़े आ गई जो वह सांसें ले रहे हैं। मगर डॉक्टर राहील आगे कुछ कहते कहते रुक गए। मगर अफ़ान तिरमजी ने चौंक कर डॉक्टर राहील को देखा। अमरीन का दिल भी इस मगर पर धड़का। डॉक्टर राहील पर पुरसोच नज़रों से दोनों को देखने लगे कि ये खबर इनको सुनानी चाहिए। डॉक्टर, आप बिला झिझक कहिए, कुछ भी मत छुपाइए। अमरीन ने बहुत सा हौसला हिम्मत मजतमा करके कहा। डॉक्टर राहील ने एक लंबी सांस ली थी। सुबुक्तकीन के इस जानलेवा हादसे की वजह से इनकी एक किडनी ज़ाया हो गई है। व्हाट? अफ़ान तिरमजी लम्हे भर को चकरा के रह गया। अमरीन की आंख के गिर तो जैसे अंधेरा छा गया। जिस हिम्मत से इन्होंने हौसला जमा किया था, लम्हे भर में सब टूटता चला गया। सारा हौसला हिम्मत ज़ीरो बम हो गया और वो ज़मीन पर बेजान होकर गिरती चली गई। डॉक्टर राहील को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अमरीन को जल्दी से ट्रीटमेंट दी गई।
मतलब इतना वो था यार, वो तो बेसमझ था, उसको जो उसने देखा उसने वही किया। ठीक है, उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन ना उसकी एज बहुत कम थी, सारा कसूर उस कमीने ना हमसाएदा सी। एक माह बाद सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी घर आया। सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी की वजह से इन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया था। वो जानते थे कि सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी जो अनजाने में गलती से हज़रत हुई वो कभी भूलने वाली तो नहीं है, मगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है कि इन यादों इन बातों को बहुत पीछे छोड़ दिया जाए। सुबुक्तकीन बेटा देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट मैकरोनी राइस बनाई, ये खा लो, फिर दवाई भी लेनी है। अमीर ने खाने की ट्रे इसके पास ही रखी, जिसे सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी ने सिर्फ एक नज़र देखा, खामोशी से रुक पे ले। मुझे भूख नहीं मामा। बस इस एक माह के अरसे में जो सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी ने अमरीन से जो बात की थी वो यही एक जुमला, मुझे भूख नहीं है मामा। सुबुक्तकीन कब तक मेरी ममता का इम्तिहान लोगे? इस आजमाइश में कब तक मैं और जकड़ी रहूँगी? तुम्हारी ये चुप, ये गहरी गंभीर खामोशी, ये कुफल कब टूटेगा? मेरे बच्चे इस तरह कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? क्यों नहीं समझते? अपनी खामोशी की मार से तुम मुझे ज़िंदा कब्र में उतार रहे हो। तुम्हें इस तरह उदास, अफसुर्दा, गमगीन अपनी ज़िंदगी से मुँह मोड़ते देखकर तुम्हारे माँ बाप तुल तुल मर रहे हैं। अमरीन बिलक उठी थी, इनका दिल दर्द से फटने लगा था। इनकी तड़प, इनके बहते आंसुओं ने सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी के अंदर ठहरे तलातम को अंदर के तूफान को आज रास्ता दे दिया। मामा रो लो मेरी जान, आज अपना सारा दुख, सारा दर्द, सारे आंसुओं को बह जाने दो। इनकी नरम गरम आगोश में छुपा सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी अपना सारा दर्द आंसुओं के ज़रिए बह गया। मामा मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। ज़िंदगी भर जो गलती मैंने की है इसकी कोई माफ़ी नहीं, तलाफ़ी नहीं। मैंने इनको दुख दिया, तकलीफ़ दी, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की। मैंने इनका एतमाद भरोसा तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। अमरीन सिर्फ खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी वो सच बोला। नादानिस्ती में किया गया गुनाह, ये गलती बहुत से रिश्ते तोड़ गए, एक दूसरे को जुदा करके। जितना अफसोस, दुख, जितनी तकलीफ सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी को थी, इससे कई ज़्यादा तकलीफ अमरीन थी कि इनकी माँ जैसी चाहने वाली, प्यार करने वाली बहन इनको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मम्मा आज से मैंने खुद पर हर खुशी हराम कर ली है, मैं अंदर से मर गया हूँ मम्मा, टूट के बिखर गया हूँ, जिसको किरचियाँ रोम रोम ज़िंदगी भर चुपती रहेंगी। मैं जीना नहीं चाहता मामा। वो एक बार फिर बिखर के रह गया। और हम लोग में तुम्हारी मामा, हम लोग, मैं, तुम्हारी मामा, तुम्हारी ज़िंदगी में हम कहीं नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह, कोई हैसियत नहीं है। अफ़ान तिरमिज़ी बहुत देर से अमरीन के पीछे खड़े सब सुन और देख रहे थे। इनकी आवाज़ पर सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी ने अमरीन की आगोश से सर उठाया। पापा कितनी आसानी से तुमने कह दिया मैं जीना नहीं चाहता, हर खुशी खुद पर हराम कर ली, और हम कहाँ हैं जो सिर्फ तुम्हें देख देख कर जी रहे हैं? अफ़ान तिरमिज़ी ने अमरीन के कंधे पर हाथ रखा। अफ़ान, अमरीन ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मत रोकिए मुझे, बोलने दो मुझे। सुबुक्तकीन को मालूम होना चाहिए जो आज बिस्तर पर लेटा, आज सिर्फ अपना गम, अपना दर्द मना रहा है, जिसको हमारे दुख की रत्ती भर परवाह नहीं। इस एक माह में जो तुम्हारी हालत हुई वो सब पता चलना चाहिए। प्लीज़ अफ़ान खामोश हो जाइए ना, सुबुक्तकीन बहुत परेशान है। इन्होंने इल्तिजाई नज़रों से अफ़ान को देखा। तो परेशान है, और ये परेशान है, और हम परेशान नहीं हैं। तुम जो इस गुज़रे एक माह में दिल की मरीज़ बन चुकी हो, तुम भी तो बीमार हो। 104 105 से कम बुखार नहीं रहता, इसका एहसास है तुम्हारे बेटे को? अपनी ज़िंदगी से छुटकारा चाहता है, और जो हम तुम कतरा कतरा मरे, इसका एहसास है तुम्हारे बेटे को? वो सब सुनकर सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी सुन्न होकर रह गया। वो इतना बेखबर अनजान था कि वो अपना गम ही मना रहा था, अपने सगे चाहने वाले माँ बाप को, इनके एहसास को फरामोश कर बैठा। नहीं, ये गम, ये दर्द मेरा, जिसको मैं सिर्फ अपने दिल में, अपने अंदर ही छुपा के रखूँगा, किसी से भी शेयर नहीं करूँगा। आई एम सॉरी मामा। आंसू भरी आंखों से इसने अफ़ान के आगे हाथ फैलाया था, जिसे अफ़ान तिरमिज़ी ने थाम लिया। स्ट्रॉन्ग बनो माई सन, जो हुआ सब भूल जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अफ़ान तिरमिज़ी ने इसको अपने सीने से लगा लिया। सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी ने अमरीन का हाथ थाम कर कीदे से इस पर बूसा लिया था। अच्छा जी, इतना सब कुछ अगर तुमने मुझे बेखबर रखा? सबरीना ने अमरीन को दुख और ताज्जुब से देखा। अमरीन ने खामोशी से सबरीना को देखा, मगर इन नज़रों में कोई शिकवा, शिकायत, कोई गिला नहीं था, सिर्फ गुजरे दिनों के खो जाने का मलाल था। मैं जानती हूँ उस दिन सुबुक्तकीन ने जो भी मुझसे वादे किए वो पूरे किए हैं, मगर सबरीना आपा, मैंने सुबुक्तकीन को रातों में छुप छुप के देखा है। इसे रात रात भर तहज्जुद की नमाज में रोते बिलखते देखा, माफ़ी मांगते तड़पते देखा, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते सिसकते हुए देखा। इसके दिल में वो महरूमी, वो कमी, वो खला देखी है जो वो लाख चाहे भी तो मुझसे छुपा नहीं सकता। इस दिन के बाद सुबुक्तकीन ने आपको किसी कीमती शय की तरह अपने अंदर संभाल के रखा है। सुबुक्तकीन ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। वो समझता था कि आपके जिक्र करने से मेरे अंदर का दुख बाहर आ जाएगा, मेरे अटैचमेंट आपके साथ वो जानता था, और मैंने भी आप तक आपका जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं समझती थी इसके सारे गम फिर से उधर जाएंगे, वो सारे ज़ख्म फिर से हरे हो जाएंगे, जिसमें से खून रसने लगेगा। अमरीन ने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी भीगी आंखें खुश की। सबरीना ने बगौर अमरीन के भीगे चेहरे को देखा, जहाँ बहुत से लम्हे खो जाने का कर्ब था। इनके लिए क्या इनकी बेटी का गम कम था, जो इनकी गोदों में पली इनकी छोटी बहन की बीमारी का सुनकर एक और गम मिला? सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी, जिसने इनको ममता भरे साथ से रोशनास करवाया, इनकी ज़िंदगी मुकम्मल की, जिसको इन्होंने सबसे ज़्यादा चाहा, प्यार किया, वजह एक किडनी के सहारे पर ज़िंदा है। इनका प्यार, इनकी अटूट मोहब्बत ही तो थी कि अनजाने में, नादानस्तगी में जो सुबुक्तकीन हदरत तिरमिज़ी से गलती सरजद हुई, इन्होंने आज तक इसे बद्दुआ नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, इसके लिए कुछ कभी गलत नहीं सोचा। हाँ, दिल के कोने में से
रख के सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी को सोचा ज़रूर था कि वो बड़ा हो गया होगा और बड़ा होकर कैसा लगता होगा, क्या पढ़ा क्या खाया होगा। बहुत सी बातें जिन्हें वो कभी भी गनवा या खाकान तिरमिज़ी शेयर भी नहीं कर सकती थी। ऐसा क्या देख रही सबरीना आपा, सोच रही हूँ कि तुम बहुत समझदार हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, तुम मुझसे हर बात हर खुशी गमी शेयर किया करती थी। मुझसे राय मशवरा लिए बगैर कोई काम नहीं किया करती थी। जिसको मामूली से भी कांटा चुभ जाता तो खौफज़दा होकर घंटों मेरी गोद में सरक कर रोया करती थी। और आज आज इतना पहाड़ से भी बड़ा भारी दर्द लिए फिर रही हो। इन्होंने अमीन का भीगा चेहरा अपने हाथों के हथेलियों में भरा। मेरा गम, मेरा दुख, मेरी बीमारी गनवा बेटी, और आपके दुख दर्द, आपके तकलीफ़ के आगे बेमानी है सबरीना आपा। अमीन ने इनके दोनों हाथों पर अपना हाथ धर दिया। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप सुबुक्तीन को माफ़ कर दीजिए, इसको इसकी तकलीफ़ से, इसके दर्द से आज़ाद कर दीजिए जिसमें वो कैद है, क्योंकि मैं जानती हूँ इसकी हंसी, इसकी ये मुस्कुराहट सब झूठी है, जो वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, मुतमिन करने के लिए करता है। तुम्हारा और सुबुक्तीन का दिल अगर मेरी माफ़ी से मुतमिन होता तो चलो ठीक है, मैंने सुबुक्तीन को माफ़ किया, मगर ये भी हकीकत और सच है कि मैं सुबुक्तीन से नाराज़ नहीं थी। मैंने कभी भी सुबुक्तीन को बद्दुआ नहीं दी अमरीन। सुबुक्तीन ने इस वक्त जो किया, इसके बदले में मैंने जो कुछ किया वो इस वक्त मुझे बेहतर लगा। गनवा की खातिर मैंने वो घर, वो ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसी असना में इनका फ़ोन बजने लगा। सबरीना ने आंसू साफ किया, अपना सेल फ़ोन उठाया जहाँ राफ़े सानी कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इन्होंने फ़ोन ओके किया। सलाम के बाद इन्होंने बात की। जी राफ़े कहिए। सबरीना आंटी, मम्मा आपकी तरफ आने का कह रही हैं। ओके, तो फिर आज रात का डिनर आप लोग हमारे साथ कीजिएगा। सबरीना ने अमरीन को देखा जो सबरीना को देख रही थी। वो जानना चाहती थी राफ़े सानी कौन है। राफ़े सानी मेरी फ्रेंड सायरा के इकलौते बेटे, अभी कुछ माह पहले बाहर से आए। सायरा की ख्वाहिश है कि इनके बेटे राफ़े सानी के लिए गनवा का रिश्ता हो। अमरीन के दिल में अचानक से कुछ टूटा। इन्हें सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी की ख्वाहिश याद आई। सुबुक्तीन हैदर तिरमिज़ी के दिल की ख्वाहिश भी तो गनवा है। किन सोचों में पड़ गई हूँ? अमरीन को गहरी सोचों में मुनहमिक देखकर सबरीना ने कहा। जी, वो बुरी तरह चौंक के रह गई। नहीं कुछ नहीं, तो फिर आपने क्या कहा? अटक अटक के डरते डरते पूछा। हालांकि इनका हक तो नहीं था, फिर भी दिल मानने को आमादा ही न था। कहना क्या, सब राजी और आज इस सिलसिले में इनको बुलाया। मैं गनवा की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। जी। मज़ीद इनमें सक्कत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। आज रात के खाने पर मैंने अपनी बहन और बहनोई को खाने पर दावत दी है। दुआ ने इजाज़त नहीं मांगी थी बल्कि इन्फॉर्म किया था। क्यों? किसकी इजाज़त से? बल्कि सरा को सही मानों में चिराग पाओगे। क्या मतलब किसकी इजाज़त से? आपको गलत फहमी क्यों करोगी कि अगर मैं इस घर में कोई काम करूँगी, अपने किसी मेहमान रिश्तेदारों को बुलाऊँगी तो मुझे आपकी इजाज़त दरकार है? नाहित ही फड़कता हुआ जवाब दिया गया। इसका तनतना हुआ अंदाज शहीर को नज़र नहीं आता, क्योंकि वो इतनी चालाक और शातिर थी कि कभी इस अंदाज में बल्कि सरा से शहीर के सामने बात ही नहीं करती थी। दुआ भाभी, आप किस अंदाज में बात करी अम्मा से? अजियारा काफ़ी दिनों से दुआ और शहीर की हरकतें बर्दाश्त करी थी। इस वक्त ये जलाकुटा लहजा, ये तनकता हुआ अंदाज बल्कि सरा के साथ बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तुम मुझे बताओगी मुझे किस अंदाज में बात करनी चाहिए, किस अंदाज में नहीं? छटांग भर के और इतनी लो, ज़रा मेरे आगे ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। दुआ ने अजियारा को बुरी तरह झटक दिया था। तुम जैसे गरीब लोगों की बेटियां ही ज़रा परपुर्जे निकालती, अपनी औकात से बढ़कर तुम लोगों को मिलता है ना तो अपना घर और अपने इस छोटे से घर का एक कमरा जिसमें अम्मा बाबा के साथ 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 10-10 बच्चे पलते हैं। बल्कि इस तरह का कड़वा सच दुआ के दिमाग पर लगा। साफ जाहिर था कि इन्होंने इस पर गहरा तंज किया। वो सब यहाँ बड़े ससुराल में आकर भूल जाती हो। अब अम्मा अपनी हद में रहो। मतलब क्या तुम्हारा इस बात से? और तुम्हारा कौन सा शानदार सा महल है? कौन सा डिफेंस में रहती हो तुम? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। दुआ के तो सर पर लगी, पैर पर बुझी। इसका जलना कुड़ना और सुलगना बल्किसरा को बहुत सुकून दे गया। भाई मैंने जो कहना था कहती, अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। बल्किसरा ने इसको तंज़ी अंदाज में देखते हुए रुखी फेर लिया। अजियारा को दुआ की कैफियत का अंदाज़ा था और आगे जो होने वाला था इसका भी इल्म था। आफियत इसी में थी कि बल्किसरा को चुप कराया जाए। दुआ तो जलते हुए तवे पर जा बैठी थी। बल्किसरा ने जो इसको आईना दिखाया था इसका जवाब वो ज़रूर देगी। मगर अभी मेरा जवाब बाकी। अम्मा, तुमने मुझ पर कीचड़ तो उछाल दिया, मगर याद रखना इसकी छींटें तुम पर भी आएंगी। वो बुरी तरह बल्किसरा को घूरी थी। एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड़क खोलता ना, एक न एक दिन खुद ही इसमें गिरता। और आज जो तुम इतना बढ़ बढ़ कर बोल रही हो ना, ये मेरे बेटे शहीर की शय पर है। जो तुम्हारी इतनी ज़ुबान चल रही है, जो आज मेरे सामने खड़ी मुझसे मुँहज़ोरी करी है। चलो ज़रा मेरी चादर लेकर आओ, मैं जीनत के घर जा रही हूँ। सुना वो हज पर जा रही है, चलो आओ मिलकर आते हैं। बल्किसरा तख्ते नीचे उतरी। मगर अम्मा, अजियारा को अच्छा नहीं लगा, घर में मेहमान आ रहे, वो लोग जा रहे, शहीर को कितना बुरा लगेगा। अगर मगर कुछ नहीं, हमारे मेहमान नहीं है जो हम परवाह और फिक्र करें। आज जो लड़का वो इस घर में आ रहा था वो इनका दामाद बनता, मगर दुआ की लूमड़ी जैसी फितरत, इसकी शातत दिमाग ने अजियारा से इसका नसीब छीन लिया। यार जो जिसके नसीब में लिखा होता है ना, वो कोई किसी से छीन नहीं सकता। ठीक है, नो डाउट इस बद्दुआ ने बहुत बुरा किया, लेकिन बात वही है कि अल्लाह पाक ने कोई ज़्यादा बेहतरीन सोचा होगा अजियारा के लिए। हाँ जाए, मेरा बहनोई कोई आप लोगों से मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा। करोड़ों की गाड़ियों का शोरूम है इसका। पता नहीं वो क्या जताना चाह रही थी। शायद ये कि अजियारा के नसीब में नहीं था ये लड़का, ये शानदार रिश्ता। हैरत है बहू बेगम, करोड़ों की गाड़ियों का शोरूम है, फिर भी इसे यहाँ इस छोटे से घर में बुला रही हो, और वो भी अपने हाथों का बदजायका खाना खिलाओगी। ये सच भी कड़वा जहरीला था, मगर था तो सच। दुआ को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो वो लोग यकीनन बाहर ही खाते होंगे। अम्मा, तुमको तो मैं बाद में देखनी, पहले ज़रा आज का डिनर का प्लान तो चेंज कर लूँ। वो आंखों ही आंखों में बल्किसरा को धमकी देती अपने बेडरूम में भागी ताकि शहीर को फ़ोन कर सके। अम्मा, 1000 बार बोल चुकी हूँ मुँह मत लगा करने दुआ भाभी के, मगर आप सुनती नहीं हो। दुआ के जाने के बाद अजियारा ने
बल्किस पे आरा को नाराज़ी से देखा। चल दफ़ा कर, ऐसी खरी खरी सुनाई कि कभी भी मेरे सामने इतराएगी नहीं। बल्किस आरा होले से मुस्कुरा दी। इससे क्या होगा, ज़रूरी है ईंट पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाए। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा फर्माबरदार बेटा मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी का नसीब चुरा लिया, इसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। भीगी आंखों में दर्द था। ज़ियारा उठकर बल्किस आरा के पास आई। अल्लाह सबसे बड़ा है, जब तक वो ना चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यकीनन कोई तो मसलियत होगी जो ये रिश्ता मेरे नसीब में ना था। और रहे शहीर भाई, तो ये मेरा ईमान है कि वो एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे इंशाअल्लाह। बल्किस आरा ने अपनी साबर शक्कर बेटी को प्यार से देखा और इसके सर पर हाथ रखकर इसके पेशानी पर बूसा लिया। अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे, आमीन। ये तो बात सही है यार, तो आज शहीर भाई चित्तर खा के आएगा। सईद असगर अलवी अपना ज़रूरी काम निपटा के जल्दी घर वापस आ गया। वो सीधा सईद शहबाज अलवी के बेडरूम में आया। इसे जहाँ बहुत पुरसकून और इत्मीनान था, वहाँ थोड़ी बहुत परेशानी भी थी। अगर बरीज़े को होश आ गया तो होगा, तो जाने इसका बिहेवियर कैसा होगा दादा जान के साथ। वो किसी किस्म की कोई ऊट पटांग हरकत ना करी हो, क्योंकि इसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज बरीज़े को तैयार किया गया सिर्फ इसलिए कि कोई देखने आ रहा है। वहाँ का माहौल, तौर तरीके, लबो लहजा, रहन सहन बरीज़े की शख्सियत पर कितना असरअंदाज हुए, ये इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। यही सारी लामतनाई सोचों को सोचता हुआ सईद असगर अलवी कमरे में एंटर हुआ। सामने सैयद आगा शहबाज अलवी चेयर पर विराजमान थे। बरीज़े की वही हालत थी, वो भी तक होश में नहीं आई थी। दादा जान, वो दबे दबे कदमों से चलता हुआ सैयद आगा शहबाज अलवी के पीछे खड़ा हुआ उनके शाने पर हाथ धरा। असगर, सैयद आगा शहबाज अलवी ने सैयद असगर अलवी के हाथ पर अपना हाथ रखा और खड़े हो गए। मेरे बच्चे, बरीज़े बेटी को अभी तक होश नहीं आया। 2 से ढाई घंटे हो गए। तुम तो कह रहे थे कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मगर ये तो अभी तक बेसुध पड़ी है। असगर, कोई तशवीशनाक बात तो नहीं है ना? तुम डॉक्टर को बुलाओ। इनके हर उज़ू से बेताबी, बेकरारी और साथ ही फ़िक्र भी छलक रही थी। वो जानता था कि वो किस कदर बेचैन है, बेकल है बरीज़े को अपने सीने से लगाने के लिए, इसके अंदर से अपने बेटे की खुशबू सूंघने के लिए, इससे ढेर सारी बातें करने के लिए। इनकी इस बेताबी, बेकरारी पर सैयद असगर अलवी हौले से मुस्कुरा दे। दादा जान, फ़िक्र की कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा आपकी पोती साहिबा को। बल्कि मुझे तो लगता है कई सालों से मोहतरमा सोई भी नहीं है, जो शायद नींद पूरी करी है। इसने पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए बरीज़े का सुंदर मुखड़ा तका। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं मेरी फूलों सी बच्ची पर इस खबीस औरत ने जुल्म के कौन कौन से पहाड़ तोड़े हैं। सुनीता बाई के जिक्र पर शदीद नफरत की लहर इन दोनों के चेहरों पर दौड़ी थी। दादा जान, आप बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, जब तक मैं बरीज़े के पास बैठता हूँ। आज बरीज़े के घर आने पर खुश होने का मौका है। इस औरत का जिक्र करके हम अपनी खुशियाँ मलियामेट नहीं कर सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं थका बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपनी बच्ची के पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। 20 साल बाद मेरे घर में रौनक आई है। वो मुस्कुराकर बरीज़े को देखने लगे। वो सब भी ठीक है, मगर इससे पहले आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके माई सन, मुझे पता तुम मुझे भेजे बगैर मानोगे नहीं। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, बरीज़े का ख्याल रखो, और बरीज़े को जैसे होश आए मुझे फ़ौरन बुला लेना। आहो, तू पहले अपना नैन मटका कर ला बह के, ते उन्हें वेख वेख के रीझी जा, एड्डी सोहनी कुड़ी आ गई मेरे घर, तो मैं ज़रा जाके आराम करके आया। दादे रह कहने का मकसद है। इन्होंने अपने लगते जिगर पोते को निहाल नज़रों से देखा और बाहर निकल गए। सैयद असगर अलवी इस खाली आयरन चेयर पर विराजमान हो गए और दिल की सुनते हुए नज़रें फिर से इस चेहरे पर टिका दी। इसमें कोई शक नहीं कि बरीज़े बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा हुस्न की मलका थी। ऐसा लग रहा था किसी शायर की गज़ल, किसी मुसव्वर का तराशा हुआ मुजस्मा। कांच की नाजुक सी गुड़िया, जिसे अगर ज़रा सी भी ठेस लगी तो वो टूट के चकनाचूर हो जाएगी। इसका दिल ज़िंदगी में पहली बार अलग ही ताल पर धड़का था। इन नज़रों की पहली बार कोई अच्छा लगा था। दिल बेईमान अचानक इस गुर्बत को पाने को ज़िद कर बैठा, हमक हमक कर इसकी तलब की ख्वाहिश कर बैठा। जाने क्यों वो थोड़ा इसकी सिम छुका, शायद और करीब से देखने की तमन्ना कर बैठा। माँ सदके जाए, मुंडा तो गया हथों। बरीज़ा खुद तो थी हसीन तरीन, दुल्हन के रूप स्वरूप ने मज़ीद इसको दो आदशा कर दिया था। वो झुका, इन घनेरी स्याह पलकों को बगौर तकने लगा कि अचानक इनमें जंबिश थी। बरीज़े ने पट से आंखें खोल दी। सहमी खौफज़दा आंखों में अपनी इज्जत और आबरू के खो जाने का डर था। खुद पर झुके शख्स को बरीज़े ने पूरी ताकत से खुद से दूर किया। नहीं, बरीज़े ने लम्हों में सईद असगर अलवी को खुद से दूर करके नज़र इधर उधर दौड़ाए तो साइड टेबल पर फ्रूट प्लेट में फ्रूट के साथ तेज़ धारी वाला चाकू नजर आया। बरीज़े ने वक्त ज़ाया किए बगैर वो चाकू उठा और एक झटके से एक वार सईद असगर अलवी पर किया। वार काफ़ी ज़ोरदार था। सईद असगर अलवी के बाजू पर लगा इसके, और एक झटके से एक कसरती बाजू पर इस चाकू की धार से एक ज़रब लगी हुई। इस अचानक अफ्ताद के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं था। वो तो होशोबाज जी नहीं सी, एड्डा कुड़ी च गुम हैगा सी, ते फिर वार तो बनना सी ना। या वहशत, खून का फवारा से उबल पड़ा। मगर चूँकि वो बॉडी बिल्डर था, कराटे में ब्लैक बेल्ट जीत चुका था, और सबसे बड़ी बात कि वो जांबाज सिपाही था, एक बहादुर फौजी था। इन छोटी मोटी चोट और मामूली जख्मों का इस पर कोई असर नहीं होता था। लोहे दा बनिया पागल हुई हो क्या? बरीज़े को ऐसी खूनख्वार हालत में देखकर इसका सारा इश्क हरन हो गया। वो इसकी जानी पड़ा। बांधा सी तेरा हूं ते हरन होना बांधा सी। खबरदार, इसने एक और वार मारा, मगर सईद असगर अलवी होशियार हो चुका था। खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। बरीज़े की आंखें गुस्से से सुरख हो गई थी। अपनी इज़्ज़त और आबरू बचाने के लिए वो या तो जान से मार देगी या जान से गुजर जाएगी। खुद को, अपनी नस्वानियत, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगी। बरीज़े, बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो, चाकू मुझे दो वरना तुम्हारे लग जाएगा। सईद असगर अलवी इसकी बातों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरे नज़दीक मत आओ। इसके करीब आने पर बरीज़े के नीले झील कांच में अब गुस्से की जगह खौफ उमड़ने लगा। वो जल्लाद सिफ्त आदमी करीब से करीब आ रहा था। इस पर इसकी धमकियों, इसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। इस पहाड़ जैसे मजबूत शख्स के आगे वो नाजुक सी कांच की सी गुड़िया भला किस कर पाएगी।
वे कि जस्ट में इसको अपने शिकंजे में दबोच कर जेर कर लेगा, अपनी हवस का निशाना बना लेगा, इसकी आबरू इज़्ज़त आबरू की, इसकी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ बखेर देगा, इसकी नस्वानियत इसकी शख्सियत को किरची किरची कर देगा। मगर नहीं, वैसा कुछ नहीं होने देगी, वो अपनी जान पे खेल जाएगी, मगर सैड बड़ाइज का मकसद कभी कामयाब नहीं होने देगी। सैड बड़ाइज, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब होने दूंगी? कभी नहीं, मैं ऐसा जीते जी नहीं होने दूंगी। बरीज़े चाकू का रुख बरीज़े ने अपने गले की सिंध कर लिया, और अगर सैयद अस्कारलवी पल में इस एक ही जस्ट में इसके हाथ को झटका देकर वो चाकू ना गिरा तो यकीन बहुत देर हो जाती। सैयद अस्कारलवी ने इसके सुर्ख गोल्डन कांच की चूड़ियों से भरी गुलाई पकड़कर अपनी सिंध खींचा कर वो नाजुक सी पूरे वजूद समेत इस पहाड़ जैसे मजबूत शख्स के वजूद का हिस्सा बनी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। वो चिड़िया की तरह फटफड़ा के रह गई, वो सिर्फ इसका फटफड़ाना ही देख रहा था। बरीज़े ने इसकी कलाई पर अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांत गाड़ दिए। आह! सैयद अस्कारलवी की ग्रिप ढीली पड़ी, वो मौके का फ़ायदा उठाती इसकी ग्रिप से निकली और फिर से वहीं पड़ा चाकू वापस उठा लिया। मुझे कमज़ोर मत समझना सैयद बड़ाइच। चाकू की नोक का रुख फिर से सैयद अस्कारलवी की सिम था। माँ सदके जाए, अड्डे चंगे मुंडे नूं सैयद बड़ाइच ना मलाई जंदी पी। बरीज़े मेरी बच्ची। इसी पर सैयद आगा शहबाज अलवी अंदर कमरे में दाखिल हुए। बरीज़े की नज़र पुरसकून से खड़े सैयद अस्कारलवी से फिसलती हुई इनके पीछे खड़े सैयद आगा शहबाज अलवी पर जा ठहरी, और इनको पहचानने में इसको पल भर नहीं लगा। दादा जान, दादा की जान। इन्होंने बड़ी बेसब्री से अपने दोनों बाजू फैला दिए। बरीज़े ने चाकू फेंका और तेजी से सैयद आगा शहबाज अलवी की फैली हुई बाहों में समाई थी। कितनी देर तक वो बरीज़े को खुद से लगाए अपने बेटे की खुशबू को महसूस करते रहे। इनकी बूढ़ी आंखों से आंसू निकल के इनके बालों में जैसे बोल रहे थे, दादा जान मुझे बचा लीजिए। वो इनके सीने पर सरक के मतवातर आंसू बहा रही थी। मेरे बच्चे, अब तुम महफूज हो, तुमको कुछ नहीं होगा। नहीं दादा जान, सैड बड़ाइच मुझे ले जाएगा, अपनी दुनिया में इसके साथ नहीं जाना चाहती। सैड बड़ाइच, तुम्हारा बाल भी तुम्हें बेका नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ अस्कार है। सैयद आगा शहबाज अलवी की नज़र पास ही खड़े सैयद अस्कार अलवी पर पड़ी तो आंखें खौफ और हैरत से फटी रहेगी। अस्कार, मेरे बच्चे, तुम्हारे बालों से खून बह रहा है। सैयद अस्कार अलवी जो इसकी खूबसूरती में एक बार फिर गुम हो गया था, अपने दर्द का पता ही नहीं चला। सैयद आगा शहबाज अलवी के कहने पर इसने अपना कसरती बाजू देखा, वहाँ से कतरा कतरा खून निकल रहा था। मुंडा हिल गया। मुंडे ने ना पहली बारी सोनी कुड़ी नहीं देखी कभी। यह आपकी चहीती पोती की करामत है। इसने मुस्कुराकर सैयद आगा शहबाज अलवी से सहमी सिमटी खड़ी बरीज़े को देखा था। दादा जान, यही सैड बड़ाई थी कि मुझे लेने आए। दादा जान, अब सब समझ के बरीज़े की गलतफहमी सैयद अस्कार अलवी के बाजू का जख्म। नहीं बिटिया, ये सैड बड़ाइच नहीं बल्कि तुम्हारे ताया का बेटा, तुम्हारा कज़न सैयद अस्कार अलवी है, जिसने तुमको इस जहन्नम से निकाला, यहाँ लाकर महफूज किया अपने रब के बाद में अपने लखते जिगर अपने पोते का शुक्रगुजार हूँ। सैयद आगा शहबाज अलवी ने जानिसार नज़रों से अपने जांबाज पोते को देखा। बरीज़े ने सैयद अस्कार अलवी को देखा। इस नीले झील आंखों में ज़माने भर की शर्मिंदगी थी। इससे शुक्रगुजार होना चाहिए था, ना कि इसने सैयद अस्कार अलवी को चाकू मार के इसका कसरती बाजू ज़ख्मी कर दिया और इसके मजबूत आहनी कलाई पर अपने दांत बिगाड़ दिए। शर्मिंदगी के मारे घनेरी पलकों की बाट सुर्ख होते आरिस पर सजदा रेस होकर रह गई। सैयद अस्कार अलवी हौले से मुस्कुरा दिया। वहाँ से इस कमरे से निकलता चला गया कि दिल अब काबू से बाहर होता जा रहा था। मामला संगीन हो गया, निकाह कर ला छेती नाल, नहीं तो ऐसी कुछ कह नहीं सकते। दादा जान, इसने सैयद आगा शहबाज अलवी को देखा। कहो बेटा। इन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ धरा। दुपट्टा तो वैसे भी अब आला ज़मीन पर और आधा कांधे पर झूल रहा था। अब वो क्या जाने कि इसके क़यामत खेज़ हुस्न सैयद अस्कार अलवी का सारा चैन करार लूट ले गया है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ज़ालिम नज़र हटा ले। सैयद असगार साहब दा चैन वैन सारा कुछ ही गया। वो मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने इनके बाजू पर चाकू मारा, मेरी बरस इनका इतना खून बहा है। दादाजान, वो मुझे वापस वहीं छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे ना? दिल में ये खौफ कुंडली मारने लगा, कहीं सैयद अस्कार अलवी इस पर गुस्सा होकर इसे जहन्नुम में न छोड़ा। अरे ये क्या फजूल बात की? जानती हो तुम्हें ढूंढने में, यहाँ तक लाने में अस्कार ने अपनी जान की बाजी लगाई। तुम हमारा खून हो, तुम नहीं जानती तुम मेरे और अस्कार के लिए क्या हो। इसलिए सोच अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से हमारी ज़िंदगी से कहीं जाओगी। इन्होंने इसकी पेशानी पर बूसा लिया। दादाजी, तुसी भी नहीं जानते कि हुन सैयद अस्कार वास्ते वो बाकी की है। अब सारी सोचों को छोड़ो, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, जिसे मैंने बहुत पहले डेकोरेट करवा दिया था। तुम्हारी ज़रूरत की हर शय वहाँ रखवा दी थी। सैयद आगा शहबाज अलवी के हमरा वो इन्हीं के बराबर वाले कमरे में आ गए। वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े रखें, कोई भी अच्छा सा सूट निकाल कर फ्रेश हो जाओ, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। 3 डोर अलमारी के तीनों पट खोल दिए। बेशुमार अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, बेशकीमत अलग क्वालिटी के उम्दा रेडीमेड सूट हैंगर हुए थे। बरीज़े ने इसमें से पर्पल एंड पिंक मिजाज का हल्का फुल्का कढ़ाई किया गया सूट निकाल लिया था। अच्छा जी, वैसे सादा प्रिंटेड भी कट लेंदी तो कोई मसला नहीं सी। तू केड़ा व्याही वरी तो बाद तेरा पहला दिन ना। बल्कि सर और ज़ियारा भी कुछ देर पहले ज़ीनत से मिलकर आकर बैठी थी, सोने की तैयारी करने जा रही थी। दुआ ने तो अपना प्लान चेंज कर लिया। अपनी बहन मानूर और बहनोई ज़िया को बाहर होटल में डिनर पर इन्वाइट कर लिया। तो वो ज़िया को घर में बुला के अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। ज़िया का बहुत असर और सुख था, इसकी पहुँच बहुत आगे तक थी। वो अपने और शहीद के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। अजियारा पलंग पर चादर सीने तक डाले सोने लगी, जबकि बल्कि ईशा की नमाज़ पढ़कर अपनी पलंग पर लेटने जा रही थी कि इनके कमरे का दरवाज़ा नहायती बदतमीज़ी से किसी ने खोला। इसके शोर से अजियारा की आंखें खुली, बल्कि ज़रा भी इस तरह बदतमीज़ी करने पर शहीद को देखने लगी। शहीद का ये अंदाज़ देखकर वो अच्छी तरह समझ की दुआ ने खूब दिल भर के इसके कान भरे। सारी तमीज़ और तहज़ीब भूल गए हो क्या? इन्होंने नहायत पुरसकून लहजे में कहा।
अम्मा आज तुमने आज शाम को दुआ से किस अंदाज में बात की है? शोला बार आंखों से वो बल्कीसरा को देख रहा था। सबसे पहले तो तुमको तमीज़ होनी चाहिए, तुम बिल्कुल भूल चुके हो। आंखों में जिस तरह अंगारे भरे तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारी अपनी सगी माँ है। और किस अंदाज़ की बात करते हो तुम मुझसे? इस वक्त किस अंदाज़ में बात कर रहे हो? जो कुछ अंदाज़ा है इस चीज़ का? बल्कीसरा रानी भी नहीं रखी है। ज़हरा उठ के बैठ गई। अम्मा मैं बहस करने नहीं है। आज जिस तरह तुमने दुआ से बात की, इसको उसकी गुर्बत का ताना दिया। जानती है कितना दिल दुखा है, इसकी किस कदर रोई है वो मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर तुमको हो क्या गया? दुआ के साथ ऐसा सलूक, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? जो भी शिकायत है, जो गलतफहमी मिलकर बात करके ख़त्म क्यों नहीं कर लेती? पहले तो दिल में नाराज़गी, गुस्सा था, इस बेचारे के लिए अब नफरत भी भर ली। अम्मा मैं दुआ को भगा के नहीं लाया, तुम लाई हो 4 लोगों के साथ मिलकर। इसके बावजूद इस तरह बर्ताव लामानी है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बंद कर दो ये सब। शहीर ने बाकायदा बल्कीसरा के आगे हाथ जोड़ दिए। शाबाश है बेटा, शाबाश है तुम पर, मगर फिर भी मैं तुमसे किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं करना चाहती। जानती हूँ कि तुमको यकीन तो आएगा नहीं, इसलिए बेकार है। जिसकी तुम वकालत करने आए हो ना, मेरे सामने जाओ, इसी के गुन गाओ। वो बेचारी मजलूम मासूम है, तुम्हारी माँ ने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अम्मा छोड़ो, जाने दो। अजियारा बल्कीसरा के पास आ बैठी और उन्हें मजीद कुछ बोलने से रोकने लगी। तुमसे बात क्या करो और जो आप क्या देती हो? जहन्नम बना दी तुमने मेरी ज़िंदगी, मेरी हंसती बसती खुशगवार ज़िंदगी को तुमसे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा सुकून से इस घर में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हर रोज़ कोई ना कोई कहानी लेकर बैठ जाती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती? कुछ इल्म भी है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ जिससे तुम इस तरह से बात कर रहे हो? बल्कीसरा गुस्से में खड़ी होगी। मुझे तो अफसोस है कि तुम मेरी अपनी सगी माँ हो। इसने बल्कीसरा से मुँह फेर लिया। बल्कीसरा का दिल शहीर की इस हरकत पर खून होकर रह गया। और लाख लानत तेरे थे, तू भुगतेगा शहीर साहब, तो दुनिया तो भुगत के जाएंगे, तू भी तो तेरी बुढ़ी भी। तो इंतज़ार किस बात का? कोई चीज़ लो और अपनी माँ बहन को ख़त्म कर दो। ये जहर दे के मार दो हमें, और अपनी इस डाइन बीवी से बोलो वो भी हमें किसी चीज़ से मार दे। इसकी आंखों में मैं और मेरी बच्ची खुटकते हैं ना, मैं तुम्हारे मुंह पर बोलती हूँ कि जैसी गरीब लड़कियाँ घरों को तबाही के रास्ते पर ले जाती हैं, रिश्ते छुड़वा देती हैं। कि तुम्हारी बीवी की मेहरबानी जो आज तुम मेरे सामने सीना ताने आंखें निकाले खड़े हो। तो ऐसी औरतों पर जो एक बेटे को इसकी माँ से बदजन करे। लानत ऐसी बीवी पर जिसके बेटे को इसकी माँ से बदसलूकी करने पर मजबूर करे। बल्कीसरा का दिल दुखा था। इनकी आंखों में आंसू आ गया। ज़हरा का रमा रमा काम उठा आने वाले हालात से डर गई। अगर खुदा न ख्वास्ता इनकी आंखों से गिरते आंसू का हिसाब शहीर को देना पड़ गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहनी देना पवे। शहीर भाया क्यों अम्मा को रुला रहे हो? हकीकत जाने बगैर आपका इस तरह जरा करना अच्छी बात नहीं। तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो। तुम तो जितना अच्छा और समझदार समझता तो तुम इतनी घुन्नी निकली हो। और लाख लानत तेरे थे। शहीर ने बुरी तरह ज़हरा को छिड़क दिया। शहीर के इल्ज़ाम पर वह हैरान नजरों से देखने लगी। क्या मतलब है आपका शहीर भाया? अब तक मुझे गलतफहमी थी, मगर अब भी अम्मा तुमने अपने इस भड़कते अंदाज से और दुआ को बुरे अल्फाज से पुकार कर जाहिर कर दिया कि दुआ अब तक मुझसे जो भी कहती आ रही है वो सब सच है। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, गलत तुम लोग हो। मगर मैं अपनी बीवी के साथ मजीद ज़्यादती बदसलूकी होते देखकर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी मैं अपने फ्लैट का इंतजाम करता हूँ। शीर भाया अजियारा सन्नाटे में रह गई। बल्कीसरा के पैरों से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। इनका बेटा इनको छोड़कर इस घर को छोड़ के चला जाएगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ नहीं रह सकता। नहीं शीर भाई प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। अम्मा और दुआ भाभी को भी मामूली सी गलतफहमी वो दूर हो जाएगी, मगर खुदारा इस तरह घर छोड़कर बात मत करे, अपना फैसला वापस ले ले। अजियारा मिन्नत करने लगे। इसकी आंखों में दुख से आंसू भर गए। शीर भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को हमें छोड़ के मत जाएं। अजियारा ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। अजियारा, बल्कीसरा की आवाज़ पर मुश्किल निकली। अजियारा ने पीछे पलट कर देखा। मत गिड़गिड़ाओ, मिन्नत समाजत मत करो अपने शीर भाई की। वो नहीं सुनेगा क्योंकि इस वक्त ये हमारी तरफ से अंधा गूंगा और बहरा हो गया। इस वक्त तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसू इसको नज़र नहीं आएंगे। अम्मा, अजियारा बल्कीसरा की इतनी सख्ती भरे अंदाज पर इनकी इस पास आई। नहीं अम्मा ऐसा मत कहो, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तुम जाना चाहते हो ना, कोई नहीं रोकेगा तुमको। बल्कीसरा ने अपना दिल पत्थर करके शीर को देखा, वरना दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। दिमाग की शरियानें तकलीफ से फट जाएंगी। शीर ने गहरी सांस ली और दोनों को नज़रअंदाज किया, वहाँ से निकलता चला गया। अम्मा, वो तड़प कर बल्कीसरा के सीने से लगी थी। हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, बस इसके बाद कोई बात कोई तावील नहीं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। बल्कीसरा अजियारा का शाना थपथपाती हुई अपने पलंग पर आ गई। इनका ऐसा अंदाज अजियारा को रुला गया। शीर भाई आपने अम्मा का दिल दुखाया, बहुत पछताएंगे। ज़ेर लब बोलती वो हौले हौले चलती हुई अपने पलंग की सिमत बढ़ने लगी। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।